नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। घटना चक्र दृष्टि 2024 के नए संस्करण के अंतर्गत आज की क्लास में वन लाइनर पार्ट कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज की क्लास में जो सबसे पहला पार्ट होगा वो संक्षिप्तियों से संबंधित होगा और उसके बाद खेल संबंधित वन लाइनर पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहाँ जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो याद रखेंगे, हरियाणा के फरीदाबाद में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा, ये जो भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन होना है, ये 17 से 20 जनवरी 2024 के बीच होगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे 17 से 20 जनवरी 2024 के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन होगा। कहाँ पर? हरियाणा के फरीदाबाद। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में किसने पद ग्रहण किया है। कहने का तात्पर्य है कि बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बने हैं। तो आपका सीधा जवाब होगा इंद्रमणि पांडे। क्लियर है? तो याद रखेंगे इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के नए महासचिव बने। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें किस भारतीय महिला उम्मीदवार को चुना गया है। तो याद रखेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल में उमा शेखर जी को चुना गया है और ये एक भारतीय महिला उम्मीदवार हैं। क्लियर है? तो याद रखेंगे UNIDROIT की जो गवर्निंग काउंसिल है इसके लिए उमा शेखर जी को चुना गया है। और अगर मान लीजिए UNIDROIT का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आपका जवाब होगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। तो याद रखिएगा भारत के 3 अधिकारियों को, कितने? 3 अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। अगर हम उन तीनों अधिकारियों के नाम की बात कर लें तो इसमें पहला नाम है विंग कमांडर सुमित महाजन जी का, दूसरे हैं मेजर रोहित और तीसरे नंबर पर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा। क्लियर? तो याद रखेंगे भारत के 3 अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। इसमें सुमित महाजन है, मेजर रोहित है और सनी शर्मा है। क्लियर? तो ये नाम आप याद रखेंगे। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसको संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। तो याद रखिएगा पहला नाम है डैनियल बरेनबोइम का और दूसरा नाम है अली अबू अव्वाद का। क्लियर है? तो दोनों नाम याद रखेंगे, डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद। इन दोनों लोगों को संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया जाएगा। डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अव्वाद। क्लियर है? अगला देखिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इटली का जो सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ मेरिट, इससे किसे सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कबीर बेदी। क्लियर है? तो याद रखेंगे कबीर बेदी को इटली का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है दिसंबर 2023 में। क्लियर है? देखिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप याद रखेंगे कि जो इटली का सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ मेरिट, इससे किसको सम्मानित किया गया है? कबीर बेदी को। कबीर बेदी। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि 33वां व्यास सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया। तो याद रखिएगा जो 33वां व्यास सम्मान 2023 प्रदान करने की घोषणा की गई है वो पुष्पा भारती को। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 बातें याद रखेंगे। सबसे पहली बात तो व्यास सम्मान 2023 ये किस क्रम का है, तो आपको याद रखना है 33वां, पहली बात। दूसरी बात कि जो 33वां व्यास सम्मान 2023 है ये किसको दिया जाएगा? पुष्पा भारती जी को। क्लियर है? अब अगले प्रश्न में ये पूछ रहा है कि जो पुष्पा भारती जी को 33वां व्यास सम्मान 2023 देने की घोषणा की गई है उनके किस संस्मरण हेतु। तो याद रखेंगे उनकी रचना का नाम है यादें यादें और यादें। क्लियर है? तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में सम्मिलित करूं तो यादें यादें और यादें संस्मरण के लिए पुष्पा भारती जी को 33वां व्यास सम्मान 2023 दिया जाएगा। क्लियर? अगला देखिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है। देखिए यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी, क्या नाम है उनका? कैप्टन गीतिका कौल। क्या नाम है? कैप्टन गीतिका कौल। तो याद रखेंगे कैप्टन गीतिका कौल सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी होंगी। अब अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सियाचिन के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर, सियाचिन के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी। आप देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न में ट्विस्ट है और यहाँ पर नाम चेंज है। यहाँ पर है कैप्टन फातिमा वसीम। क्लियर? तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी तो आपका जवाब होगा कैप्टन गीतिका कौल। और सियाचिन ग्लेशियर के किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली
किसी पहली महिला चिकित्सा अधिकारी का नाम, तब आपका जवाब होगा फातिमा वसीम। क्लियर है? तो ऑपरेशनल पोस्ट पर पूछा जाए तो फातिमा वसीम। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत होने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? क्लियर है? तो याद रखेंगे उनका नाम है रेशमा प्रसाद। क्लियर है? तो जो रेशमा प्रसाद जी हैं ये पहली ट्रांसजेंडर हैं जिनको किसी विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया। क्या नाम इनका? रेशमा प्रसाद। क्लियर है? और ये जो रेशमा प्रसाद जी हैं इनको किस विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया है? तो याद रखिएगा पटना विश्वविद्यालय। क्लियर है? तो पूरी बात याद रखेंगे कि रेशमा प्रसाद जी को, जो कि पहली ट्रांसजेंडर हैं, इनको पटना विश्वविद्यालय में सीनेट सदस्य मनोनीत किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे रेशमा प्रसाद जी का संबंध किससे है? पटना विश्वविद्यालय। और रेशमा प्रसाद जी ट्रांसजेंडर समुदाय से संबंधित हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर आपको ड्यूरेशन भी याद रखना होगा। 7 से 24 दिसंबर 2023 के बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। क्लियर? तो याद रखेंगे 7 से 24 दिसंबर 2023 के बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। क्लियर? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे 7 से 24 दिसंबर 2023 के बीच हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। क्लियर? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में 7 से 24 दिसंबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हुआ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ, इसमें सहभागी राज्य कौन था? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि सहभागी राज्य असम था। कौन था? असम। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किस भारतवंशी को अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में IDFC कहते हैं, इसके निदेशक मंडल में नामित किया गया है? तो याद रखिएगा उस भारतवंशी का नाम क्या है? देवेन पारेख। क्लियर है? तो एक लाइन में याद रखेंगे देवेन पारेख जो कि भारतवंशी हैं, इनको अमेरिका के राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम अर्थात IDFC के निदेशक मंडल में नामित किया है। क्या नाम है इनका? देवेन पारेख। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा उस शब्द को का नाम है रीज। क्लियर? तो याद रखिएगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, ये याद रखिएगा कि किसके द्वारा घोषित किया गया है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। क्लियर? तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने रीज शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि रीज किसका संक्षिप्त रूप है, तो याद रखिएगा करिश्मा का। क्लियर? देखिए करिश्मा का अर्थ होता है प्रभावशाली, आकर्षक। क्लियर? तो याद रखेंगे ये जो रीज शब्द है ये किसका संक्षिप्त रूप है? करिश्मा का। और रीज शब्द को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि COP28 में किस भारतीय संस्थान को ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो याद रखेंगे IIT मंडी को। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे IIT मंडी को COP28 कहाँ पे हुआ था? दुबई में। और इस COP28 में ग्रीन यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है किसको? IIT मंडी को। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद अर्थात ICFRE देहरादून की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? क्लियर? तो याद रखिएगा ICFRE की पहली महिला महानिदेशक बनी है कंचन देवी। क्या नाम है? कंचन देवी। तो देखिए यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है इसके स्टैटिक पार्ट से कि जो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद है यानी ICFRE है, ये कहाँ पर है? तो आपका जवाब होगा देहरादून में। क्लियर? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में है। और इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है कंचन देवी। क्या नाम है? कंचन देवी। अगला देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो याद रखिएगा भारतीय नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है जिनका नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। क्या नाम है? प्रेरणा देवस्थली। तो बिल्कुल स्पष्ट आप याद रखेंगे कि लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली जी को भारतीय नौसेना के युद्धपोत की कमान दी गई है और इस प्रकार भारतीय नौसेना के युद्धपोत की कमान संभालने वाली वो पहली महिला अधिकारी बनी है। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट कमांडर प्रेरणा देवस्थली। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की पहली महिला ADC कैंप किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा ये जो भारत की पहली महिला ADC बनी है ये कौन बनी है? स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी। क्लियर? क्या नाम है? स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी। क्लियर? देखिए जो भारत की पहली महिला ADC बनी है ये मनीषा पाढ़ी जी हैं। और अगर ये पूछा जाए कि कहाँ पर बनी है तो याद रखिएगा मिजोरम के राज्यपाल में। क्या? ठीक है? तो याद रखेंगे मिजोरम के राज्यपाल कैंप में
भारत की पहली महिला एडीसी बनी है, क्या नाम है? स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी। क्लियर है? तो स्पष्ट याद रखेंगे, भारत की पहली महिला एडीसी क्या नाम है? मनीषा पाढ़ी। और कहाँ पर? तो मिजोरम के राज्यपाल के हैं। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 यूएई के दुबई में इसके चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो याद रखिएगा, उनका नाम है मोहम्मद अल रामसी। क्या नाम है? मोहम्मद अल रामसी, और ये यूएई के हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए, दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 है, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो आपका जवाब होगा यूएई के दुबई में। क्लियर है? और दूसरा प्रश्न आपको ये पूछा जा सकता है कि जो यूएई के दुबई में ITU विश्व रेडियो संचार सम्मेलन 2023 हुआ, इसमें चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया? तो मोहम्मद अल रामसी को। मोहम्मद अल रामसी, और ये कहाँ से संबंधित है? यूएई से। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, उस भारतीय मूल के उपन्यासकार का नाम है मीरा चंद। क्लियर है? तो याद रखेंगे, मीरा चंद जो कि भारतीय मूल के उपन्यासकार हैं, इनको सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया। क्लियर? तो याद रखेंगे, मीरा चंद का नाम आए तो प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही मीरा चंद का संबंध किस क्षेत्र से? तो याद रखेंगे, उपन्यासकार, और इनको सिंगापुर का प्रतिष्ठित कला सम्मान कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया। क्लियर? तो याद रखेंगे, मीरा चंद। अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? तो याद रखिएगा, उनका नाम है अक्षय मुकुल। तो याद रखेंगे, अक्षय मुकुल साहब ने कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 जीता है। क्या नाम है? अक्षय मुकुल। अब देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो अक्षय मुकुल साहब हैं, इनकी किस पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले अक्षय मुकुल साहब के पुस्तक को देख लीजिए। इनकी पुस्तक का नाम है राइटर, रेबल, सोल्जर, लवर, द मैनी लाइव्स ऑफ अगे। बहुत अच्छा। तो अक्षय मुकुल साहब की पुस्तक का नाम क्या है? राइटर, रेबल, सोल्जर, लवर, द मैनी लाइव्स ऑफ अगे। और इनकी इसी पुस्तक के लिए अक्षय मुकुल साहब को कमला देवी चट्टोपाध्याय न्यू इंडिया फाउंडेशन बुक प्राइज 2023 मिला है। किसको? अक्षय मुकुल साहब को। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? तो याद रखेंगे, दक्षिण एशिया का वो पहला देश जिसने समलैंगिक विवाह का पंजीकरण किया है, तो वो देश है नेपाल। क्लियर है? तो याद रखेंगे, समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया है? नेपाल। क्लियर है? भारत का पड़ोसी देश है, तो याद रखेंगे, भारत का पड़ोसी देश दक्षिण एशिया का ये पहला ऐसा देश है नेपाल, जिसने समलैंगिक विवाह का पंजीकरण किया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे, यूएसए के माइकल डगलस। क्या नाम है? यूएसए के माइकल डगलस हैं, जिनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लियर है? क्या नाम है? माइकल डगलस, और कहाँ से संबंधित है? यूएसए से। क्लियर है? सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार माइकल डगलस को मिला है। अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया? मैंने आपसे ये कहा था कि जब कभी भी आप किसी फैक्ट को पढ़ें तो ये जरूर आप ध्यान दें कि वो किसके द्वारा घोषित है। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि रीज शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया, किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। और आपने ये भी देखा था कि रीज शब्द संक्षिप्त रूप किसका है? करिश्मा का। लेकिन यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अनुसार वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसको घोषित किया गया? तो याद रखेंगे, ऑथेंटिक वर्ड को। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ऑथेंटिक शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2000 घोषित किया है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा। क्लियर? तो याद रखेंगे किस शब्द को? ऑथेंटिक। क्लियर? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क कहाँ पर बनाया जाएगा? तो याद रखेंगे, भारत का जो सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क होगा वो कर्नाटक के बेंगलुरु में बनेगा। क्लियर है? अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क बनाने की बात है, उसकी लंबाई क्या होगी? तो याद रखेंगे, बेंगलुरु में बनने वाले इस भारत के पहले सर्कुलर रेलवे नेटवर्क की लंबाई 287 किलोमीटर होगी। कितनी? 287, 287। क्लियर? बिल्कुल स्पष्ट किलोमीटर याद रखेंगे, क्योंकि आपके यहाँ फैक्ट भी बहुत पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे, 287 किलोमीटर लंबा भारत का पहला सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क जो है ये बेंगलुरु कर्नाटक में होगा। सबसे पहला नहीं, यहाँ याद रखेंगे सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क ये बन रहा है कर्नाटक के बेंगलुरु में, 287 किलोमीटर लंबा। क्लियर? क्योंकि इसके पहले अभी जो नेटवर्क है सर्कुलर नेटवर्क ये चेन्नई में। क्लियर? तो याद रखेंगे, अब बेंगलुरु में भारत का सबसे बड़ा सर्कुलर रेलवे नेटवर्क बनेगा जिसकी लंबाई होगी 287 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखिए जरा,
पूछा जा रहा है कि स्वदेश विकसित लड़ाकू विमान में उड़ान भरने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिएगा उनका नाम है नरेंद्र मोदी। और अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस लड़ाकू विमान में उड़ान भरी? तो याद रखिएगा LCA तेजस में। तो आपको बस यही बात ध्यान रखनी है कि 25 नवंबर 2023 को LCA तेजस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ान भरी। क्लियर? बस इतनी बात याद रखिए केवल कि LCA तेजस में नरेंद्र मोदी जी ने 25 नवंबर 2023 को उड़ान भरी। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गोवा राज्य सरकार के द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा इसरो से संबंधित हैं डॉक्टर मथुराज एस। क्या नाम है? डॉक्टर मथुराज एस। क्लियर है? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि इसरो के डॉक्टर मथुराज एस साहब को गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार दिया गया। तो पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको? इसरो के डॉक्टर मथुराज एस को। क्लियर है? अगला देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि थ्रेड बाय थ्रेड ये जो पुस्तक है ये किसकी है? तो याद रखेंगे थ्रेड बाय थ्रेड ये जो पुस्तक है ये सत्य सरन साहब की है। क्लियर है? तो याद रखेंगे सत्य सरन साहब से संबंधित है थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक। क्लियर है? तो थ्रेड बाय थ्रेड पुस्तक किससे? सत्य सरन। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 जिसको शॉर्ट फॉर्म में IWIS 2023 कहा जाता है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में। क्लियर है? तो याद रखिएगा भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में किया गया। और ये सम्मेलन कब से कब तक हुआ था? तो याद रखेंगे 22 से 24 नवंबर 2023 के बीच। याद रखिएगा कई बार सम्मेलन को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है। क्लियर? तो ये तो आपको याद रह सकता है कि भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 नई दिल्ली में। ये भी याद रखना है कि भारत जल प्रभाव सम्मेलन को शॉर्ट फॉर्म में IWIS कहा जाता है। तो स्पष्ट याद रखेंगे कि IWIS 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ 22 से 24 नवंबर 2023 के बीच। क्लियर? अगला देखिए, अब अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 अर्थात IWIS 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ ये कौन सा संस्करण था? तो याद रखेंगे 8वां संस्करण था। कौन सा संस्करण? 8वां। और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2023 में इसका विषय क्या था? तो याद रखेंगे विषय था भूमि जल और नदियों के साथ विकास। क्या विषय था? भूमि जल और नदियों के साथ विकास। तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज करूं तो आप ये कहेंगे कि 22 से 24 नवंबर 2023 के बीच नई दिल्ली में भूमि जल नदियों के साथ विकास नाम से भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 अर्थात IWIS 2023 का आयोजन किया गया जो कि 8वां संस्करण था। क्लियर? अगला देखिए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 8वां भारत जल प्रभाव सम्मेलन कहाँ पर? नई दिल्ली में। और विषय था भूमि जल और नदियों के साथ विकास। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि पंजाबी साहित्य के डाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो याद रखिएगा इनका नाम है दीप्ति बबूता। क्या नाम है? दीप्ति बबूता। तो याद रखिएगा दीप्ति बबूता जी को पंजाबी साहित्य के ढाहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और जो पंजाबी साहित्य ढाहन है इससे सम्मानित होने वाली वो पहली महिला बनी है। क्या नाम है? दीप्ति बबूता। क्लियर? तो यहाँ पर दो बातें याद रखिएगा। सबसे पहली बात तो ये जो ढाहन पुरस्कार है ये किस साहित्य का है? तो पंजाबी साहित्य का। क्लियर है? ढाहन पुरस्कार पंजाबी साहित्य से है और इसे प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी है? उनका नाम है दीप्ति बबूता। क्या नाम है? दीप्ति बबूता। और अगले प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जो दीप्ति बबूता जी को पंजाबी साहित्य का ढाहन पुरस्कार मिला है वो उनकी किस कृति के लिए मिला है? तो याद रखिएगा दीप्ति बबूता जी की कृति का नाम है भूख इयों सह लैन दी हैं। क्या नाम है इसका? भूख इयों सह लैन दी हैं। क्लियर? तो याद रखेंगे भूख इहों सह लैन दी हैं कृति के लिए दीप्ति बबूता जी को पंजाबी साहित्य का ढाहन पुरस्कार मिला है और वो इसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बन गई। कौन? दीप्ति बबूता। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो 72वां मिस यूनिवर्स 2023 है ये आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे अल सल्वाडोर के सैन सल्वाडोर में। क्लियर? तो याद रखेंगे सैन सल्वाडोर अल सल्वाडोर में 72वां मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो सबसे पहले ये बात याद रखेंगे कि मिस यूनिवर्स 2023 किस क्रम का था? 72वां। क्लियर? और आयोजन कहाँ हुआ? सैन सल्वाडोर अर्थात एल सल्वाडोर में। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब है वो किसने जीता? तो याद रखिएगा मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस पलासियोस ने जीता। किसने? सेनिस पलासियोस ने। क्लियर? तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज कर दूं तो आप ये कहेंगे कि सेनिस पलासियोस ने 72वां मिस यूनिवर्स 2023 पुरस्कार जीता है जो कि एल सल्वाडोर के सैन सल्वाडोर में आयोजित किया गया। क्लियर? लेकिन अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो सेनिस पलासियोस जी हैं इनका संबंध किस देश से? तो याद रखेंगे निकारागुआ। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज करूं तो याद रखिएगा एल सल्वाडोर के सैन सल्वाडोर में
72वें मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता के तहत निकारागुआ की सेनिस पलासियोस ने खिताब को जीता है। क्लियर? इस पूरी बात को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपको सेनिस पलासियोस के देश का नाम याद रखना है, निकारागुआ, और दूसरी तरफ आपको याद रखना है कि जो एल सल्वाडोर के सैन सल्वाडोर में जो मिस यूनिवर्स 2023 हुआ, ये किस क्रम का था? 72वां। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो 72वां मिस यूनिवर्स 2023 हुआ, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिभाग किया, यानी भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो याद रखिएगा, श्वेता शारदा जी ने। क्लियर? तो याद रखेंगे 72वें मिस यूनिवर्स 2023 में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो श्वेता शारदा जी ने किया। क्या नाम है? श्वेता शारदा। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 किस पुस्तक ने जीता? तो याद रखिएगा, साहित्य के लिए जो जेसीबी पुरस्कार 2023 है, जिस पुस्तक ने यह खिताब जीता उसका नाम है फायर बर्ड। क्या नाम है? फायर बर्ड। और याद रखिएगा, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है पेरुमल मुरुगन। क्या नाम है? पेरुमल मुरुगन। क्लियर? तो याद रखिएगा, साहित्य के लिए जो जेसीबी पुरस्कार 2023 है वो किसने जीता? पेरुमल मुरुगन साहब ने। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? फायर बर्ड। क्या नाम है? फायर बर्ड। तो याद रखेंगे पूरी बात को कि पेरुमल मुरुगन साहब की फायर बर्ड ने साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 जीता है। क्लियर? देखिए, यहाँ पर कई बार जो इसका अंग्रेजी अनुवाद है फायर बर्ड, इसके अंग्रेजी अनुवादक का नाम पूछ लिया जाता है। तो याद रखेंगे, फायर बर्ड ये जो अंग्रेजी अनुवाद है, अंग्रेजी अनुवाद किया है जननी कन्नड़ ने। किसने? जननी कन्नड़ ने। तो ये नाम भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि कितने भारतीयों ने 91वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में पुरस्कार जीता है? तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 था, ये किस क्रम का था? 51वां। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में 2 भारतीयों ने पुरस्कार जीता है। क्लियर? किसने? कितने? 2 भारतीयों ने। अब अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस भारतीय ने डायरेक्टरेट अवार्ड जीता है? तो याद रखिएगा, डायरेक्टरेट अवार्ड जो जीता है वो एकता कपूर जी ने जीता है। क्लियर? तो याद रखेंगे, 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में डायरेक्टरेट अवार्ड जीता है एकता कपूर ने। क्लियर? और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला की श्रेणी में किस भारतीय ने पहली बार पुरस्कार जीता है? तो उनका नाम है वीर दास। क्लियर? तो ये 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं भारतीयों को 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड 2023 में, जिसमें डायरेक्टरेट अवार्ड जीता है एकता कपूर जी ने, और हास्य श्रृंखला की श्रेणी में पहली बार पुरस्कार जीता है किसी भारतीय ने, उनका नाम है वीर दास। क्लियर? तो याद रखेंगे, वीर दास ने पहली बार पुरस्कार जीता है सर्वश्रेष्ठ हास्य श्रृंखला में, वीर दास। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय को केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार जो है बीना अग्रवाल जी को मिला है। क्लियर? किसको मिला है? बीना अग्रवाल जी को। तो याद रखेंगे, केनिथ बोल्डिंग पुरस्कार किसको? बीना अग्रवाल जी को। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा, उस अभियान का नाम है नई चेतना 2.0। क्लियर? तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि हाल ही में राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 2.0 की शुरुआत की गई, ये किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे, लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए। क्लियर? तो आपको इसका ड्यूरेशन भी याद होना चाहिए। तो याद रखिएगा, ये 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2023 के बीच चला। क्लियर? तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज करूं तो 25 नवंबर से 23 दिसंबर 2023 के बीच एक राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की गई, जिसका नाम है नई चेतना 2.0, जिसका संबंध है लिंग आधारित हिंसा को रोकना। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर जो मैं डेट ले रहा हूँ अपने एक्सप्लेनेशन में, ये केवल उन्हीं डेट को ले रहा हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर मैं हर डेट को एक्सप्लेनेशन में लेने लगा तो स्थिति ये होगी, आपके पास डेट का इतना बर्डन हो जाएगा कि उसमें आप महत्वपूर्ण डेट को स्किप कर देंगे। क्लियर? क्योंकि इतनी डेट होंगी कि आप जो महत्वपूर्ण डेट है उसको याद ही नहीं रख पाएंगे। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना है कि कहाँ पर कौन सी डेट महत्वपूर्ण है। और किसी भी पत्रिका को पढ़ने का यही एक सबसे अच्छा तरीका है कि आपको ये समझ विकसित करनी होगी कि हमको कौन सा डेटा परीक्षा के दृष्टिकोण से लेना है और कौन सा डेटा ऐसा है जो उस तथ्य की समझ के लिए दिया गया है। क्लियर है? चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन कब किया गया? तो याद रखेंगे, 21 से 22 नवंबर 2023 के बीच वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किया गया। अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो 21 से 22 नवंबर 2023 के बीच वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 हुआ, ये कहाँ पर हुआ? तो याद रखिएगा, गुजरात राज्य के अहमदाबाद में। क्लियर? तो याद रखेंगे, 21 से 22 नवंबर 2023 के बीच गुजरात के अहमदाबाद में वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन किया गया, गुजरात के अहमदाबाद। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, गान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो याद रखिएगा, सुरेश वाडकर। क्या नाम है? सुरेश वाडकर। क्लियर? तो याद रखेंगे, सुरेश वाडकर साहब को
लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 दिया जाएगा? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसको? सुरेश वाडकर साहब को। क्लियर? सुरेश वाडकर साहब को लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 दिया जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो याद रखिएगा, क्योंकि ये पहला अवार्ड है इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और जिसको दिया जा रहा है वो नाम भी महत्वपूर्ण है। तो आप ध्यान रखेंगे कि पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड 2023 ये सलमान रुश्दी जी को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? सलमान रुश्दी को। अगले प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जो पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड 2023 दिया जा रहा है सलमान रुश्दी को, ये पुरस्कार उनको किसके द्वारा दिया जा रहा है? तो याद रखिएगा, ये पुरस्कार द वैकलैव हेवल सेंटर के द्वारा दिया जा रहा है। किसके द्वारा? द वैकलैव हेवल सेंटर के द्वारा। क्लियर? तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज करूं तो द वैकलैव हेवल सेंटर के द्वारा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड सलमान रुश्दी जी को दिया गया। क्लियर? अब यहाँ पर सलमान रुश्दी की एक चर्चित पुस्तक का जिक्र मैं कर लेना चाहता हूँ। तो याद रखिएगा, सलमान रुश्दी की जो हाल ही की चर्चित पुस्तक है उसका नाम है विक्ट्री सिटी। क्लियर है? तो अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जाए कि विक्ट्री सिटी किसकी पुस्तक है, तो याद रखेंगे सलमान रुश्दी की। क्लियर है? अगला देखिए, अगला आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रैमी अवार्ड 2024 भारत के किस गीत को नामांकित किया गया? तो याद रखेंगे, ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए एबेंडेंस इन मिलेट्स, किसको? एबेंडेंस इन मिलेट्स को नामित किया गया। क्लियर? तो याद रखेंगे, एबेंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए नामित किया गया। ठीक है? एबेंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए नामित किया गया। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इस गीत को, किस गीत को? एबेंडेंस इन मिलेट्स गीत को, जिसको ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए नामित किया गया, किस श्रेणी में नामांकित किया गया? तो याद रखेंगे, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में। क्लियर? तो याद रखेंगे, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में एबेंडेंस इन मिलेट्स गीत को ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए नामित किया गया। अब अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस गीत को किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया है? यानी जो एबेंडेंस इन मिलेट गीत है ये किसके द्वारा संगीतबद्ध है? तो याद रखेंगे, फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के द्वारा। क्लियर? तो याद रखेंगे, एबेंडेंस इन मिलेट्स गीत को फाल्गुनी शाह और गौरव शाह ने संगीतबद्ध किया। क्लियर? इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह गीत एबेंडेंस इन मिलेट किस राजनेता के भाषण पर आधारित है? तो याद रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आधारित है। क्लियर? तो इस पूरे तथ्य को अगर मैं एक लाइन में समराइज कर दूं तो आप ये कहेंगे कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आधारित एबेंडेंस इन मिलेट्स गीत को फाल्गुनी शाह और गौरव शाह ने संगीतबद्ध किया और इस गीत को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए नामांकित किया गया। क्लियर? याद रखेंगे, एबेंडेंस इन मिलेट्स की बात हो रही है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल के किस व्यक्तित्व को इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यूके के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया? तो याद रखिएगा, उनका नाम है प्रोफेसर अनुषा शाह। क्या नाम है? प्रोफेसर अनुषा शाह को। क्लियर? तो याद रखेंगे, प्रोफेसर अनुषा शाह ये भारतीय मूल से संबंधित है और इनको इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स यूके के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया। क्या नाम है? प्रोफेसर अनुषा शाह। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे, नाम है हितेश कुमार एस मकवाना। क्या नाम है? हितेश कुमार एस मकवाना को। क्लियर? तो याद रखेंगे, भारत का महासर्वेक्षक किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार एस मकवाना को। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? क्लियर? इंपॉर्टेंट है, भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया। क्या नाम है? हीरालाल सामरिया। क्लियर? तो याद रखेंगे, हीरालाल सामरिया साहब को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया, हीरालाल सामरिया। क्लियर? अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है केरल ज्योति के लिए किसे चुना गया है? तो याद रखिएगा, टी पद्मनाभन साहब को। किसको? टी पद्मनाभन साहब को। क्लियर? तो यहाँ पर आपको दो बातें ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, केरल ज्योति। अब ये मत सोचने लगिएगा कि ये तो केरल ज्योति नाम है तो हम इसको कोरिलेट कर देंगे केरल के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से। वहां पर हर ऑप्शन में केरल लिखा रहेगा। क्लियर? तो याद रखेंगे स्पष्ट तौर पर, केरल ज्योति जो है ये केरल का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिसके लिए टी पद्मनाभन साहब को चुना गया। क्लियर? अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखेंगे, राजेंद्र मेनन जी को। क्लियर? तो याद रखेंगे, राजेंद्र मेनन साहब को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर पुनः नियुक्त किया गया। क्या नाम है? राजेंद्र मेनन। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सत्यजीत रे
फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा सुरेश गोपी जी ने। किसने? सुरेश गोपी जी ने। क्लियर है? तो याद रखेंगे सुरेश गोपी जी सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष बने। क्लियर? क्या नाम है? सुरेश गोपी जी। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो याद रखेंगे दीनानाथ राजपूत को। किसको? दीनानाथ राजपूत को। तो याद रखेंगे रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 दीनानाथ राजपूत जी को। क्लियर है? रोहिणी नैयर पुरस्कार किसको? दीनानाथ राजपूत जी को। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो याद रखेंगे नंदिनी दास जी को। क्लियर है? तो जो नंदिनी दास जी हैं इनको ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2023 दिया गया। क्या नाम है इनका? नंदिनी दास। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जो नौसेना का पहला NIB अर्थात नौसेना का बौद्धिक बीकन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा नौसेना का पहला NIB पुरस्कार यानी नौसेना का पहला बौद्धिक बीकन जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया? तो याद रखिएगा ये कमांडर M अरुण चक्रवर्ती जी को दिया गया। किसको दिया गया? कमांडर अरुण चक्रवर्ती जी को। क्लियर है? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि नौसेना का पहला NIB अर्थात नौसेना का बौद्धिक बीकन पुरस्कार कमांडर M अरुण चक्रवर्ती जी को दिया गया। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कोलिंस डिक्शनरी ने 2023 के लिए बर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? अब देखिए बर्ड ऑफ द ईयर ये यहाँ पर तीसरा है। सबसे पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, बाकी दो का भी रिवीजन यहाँ पर कर लेंगे। याद रखिएगा जो कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा जो बर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया वो AI को किया गया। किसको किया गया? AI को किया गया है। क्लियर है? और AI का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर है? तो याद रखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को कोलिंस डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है। क्लियर? अब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने इसके पहले दो वर्ड ऑफ द ईयर पढ़े हैं वो कौन कौन से हैं, जरा एक ही जगह इनको समराइज करिए। तो देखिए मैं आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपने पढ़ा था ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 जो था रीज। क्लियर है? और आपने कहा था कि रीज शब्द जो है ये संक्षिप्त रूप है किसका? करिश्मा का। क्लियर है? तो ये किससे संबंधित है? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से। क्लियर है? दूसरा आपने पढ़ा था जो शब्द था वो था ऑथेंटिक। क्लियर है? और ये जो ऑथेंटिक शब्द है इसको वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसने चुना था? तो याद रखेंगे मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा। क्लियर है? तो याद रखेंगे मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया? ऑथेंटिक शब्द को। क्लियर है? और तीसरा आप पढ़ रहे हैं कि कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है किसको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात AI को। क्लियर है? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बस एक शर्त आपको देनी है, प्रॉमिस करना है कि प्रश्न नहीं गलत होने देना। क्लियर है? जो पढ़ा है आपने उसको कॉन्फिडेंस से याद रखिए, समय समय पर रिवाइज करते रहिए। एक भी इंपॉर्टेंट ऐसे कोई पॉइंट नहीं है जिसको मैं आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 किसको सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा कि ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 नीता अंबानी को दिया गया। क्लियर? तो याद रखेंगे नीता अंबानी को ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 दिया गया। और अगले प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जो ग्लोबल लीडर पुरस्कार है 2023 जो नीता अंबानी को दिया गया, ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो याद रखेंगे US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं USISPF। क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे USISPF यानी US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, इसके द्वारा ग्लोबल लीडर पुरस्कार 2023 नीता अंबानी को दिया गया। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नीलावू कुदीचा सिमहगल लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट, ये जो आत्मकथा है ये किसकी है? अब देखिए जितने लोग लगातार जुड़े हुए हैं आपको बहुत अच्छे से याद हो रहा होगा कि जब घटनासार का पुस्तक और लेखक वाला पार्ट आपने देखा था तो उसमें इस पर डिटेल चर्चा हुई थी। क्लियर? सबसे पहली चर्चा क्या हुई थी कि जो नीलावू कुदीचा सिमहगल ये जो आत्मकथा है ये किसकी है? तो आपने कहा था कि इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ साहब की है। उस समय ये भी चर्चा हुई थी कि नीलावू कुदीचा सिमहगल जो है ये युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक आत्मकथा मानी जा रही है क्योंकि उसमें S सोमनाथ साहब ने अपने स्ट्रगल टाइम के बारे में बताया, यानी जब वो युवा थे, पढ़ रहे थे, तो उस समय की जितने स्ट्रगल हैं और उस स्ट्रगल को कैसे उन्होंने अच्छी तरह से टैकल किया और आज वो इतने अच्छे पोजीशन पर हैं, इन सभी परिस्थितियों को उन्होंने उसमें वर्णित किया है और उस आत्मकथा का नाम है नीलावू कुदीचा सिमहगल। और ये भी बात हुई थी कि जो नीलावू कुदीचा सिमहगल है ये जो किस भाषा में लिखी गई है? तो आपने कहा था मलयालम भाषा। क्लियर? इस पर भी चर्चा हुई थी और इसको इंग्लिश में क्या है? लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट। क्लियर? लायंस दैट ड्रंक द मूनलाइट। अब देखिए ये
एस सोमनाथ साहब की है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो आत्मकथा है मलयालम में। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर मंथ भी जरूर याद रखिएगा। आपने ये पढ़ा है कि सचिन तेंदुलकर को भी 3 वर्ष के लिए नेशनल आइकन नियुक्त किया है चुनाव आयोग ने। तो याद रखेंगे, अक्टूबर 2023 में 26 अक्टूबर 2023 को अभिनेता राजकुमार राव को भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया। क्लियर। तो याद रखेंगे, अक्टूबर 2023 में अभिनेता राजकुमार राव को भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा नेशनल आइकॉन नियुक्त किया गया। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को उनकी खोज के लिए इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात आईईटी द्वारा वर्ष 2023 के लिए फैराडे पदक से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, उनका नाम क्या है? आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉल राज। क्या नाम है? आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉल राज। क्लियर। तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉल राज जी हैं, ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉल राज जी हैं, इनको 2023 का फैराडे पदक से सम्मानित किया गया। दूसरी बात ये याद रखनी है, ठीक है। फैराडे पदक 2023 किसको? आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉल राज को। अब ये प्रश्न उठता है कि जो आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉल राज को 2023 का फैराडे पदक मिला, किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान आईईटी के द्वारा। क्लियर। अब देख रहे हैं आप, सारे फैक्ट बिल्कुल क्लियर कट हो गए कि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान आईईटी के द्वारा 2023 का फैराडे पदक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉल राज को दिया गया। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से किस भारतीय अमेरिकी को सम्मानित किया गया? क्लियर। तो याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? अशोक गाडगिल। क्लियर। तो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखना है। ये जो अशोक गाडगिल साहब हैं, ये भारतीय अमेरिकी हैं, यानी भारतीय मूल के अमेरिकी हैं अशोक गाडगिल। और अशोक गाडगिल जी को संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं नवाचार पदक से सम्मानित किया गया। क्लियर। तो कहाँ का राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नवाचार पदक मिला है अशोक गाडगिल को? संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस भारतीय न्यायाधीश को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश साहब हैं, इनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़। क्लियर। तो याद रखेंगे, डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया। क्लियर। कब किया गया? 21 अक्टूबर 2023 को। देखिए, यहाँ पर डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार सुन लीजिए कि 21 अक्टूबर 2023 को डीवाई चंद्रचूड़ साहब, जो कि मुख्य न्यायाधीश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इनको अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप दिया गया है। अब अगले प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये जो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप है, ये किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखेंगे, हार्वर्ड लॉ स्कूल। क्लियर। हार्वर्ड लॉ स्कूल जो है, इसके द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप डीवाई चंद्रचूड़ साहब को दिया गया। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि कोल्ड ब्लडेड लव, ये जो पुस्तक है, ये इसके लेखक कौन है? तो याद रखेंगे, कोल्ड ब्लडेड लव जो पुस्तक है, ये गिरीश दत्त शुक्ला जी की है। किसकी है? गिरीश दत्त शुक्ला की। तो याद रखेंगे, कोल्ड ब्लडेड लव पुस्तक किसकी है? गिरीश दत्त शुक्ला जी की। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि द डे आई बिकम अ रनर, द डे आई बिकम अ रनर, ये पुस्तक किसकी है? तो याद रखेंगे, सोहिनी चट्टोपाध्याय की। क्लियर। तो याद रखेंगे, सोहिनी चट्टोपाध्याय की पुस्तक का नाम क्या है? द डे आई बिकेम अ रनर। द डे आई बिकेम अ रनर, ये सोहिनी चट्टोपाध्याय की है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, ये पुस्तक किसकी है? तो याद रखेंगे, लीना कुमार की। किसकी? लीना कुमार की। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड। क्लियर। तो याद रखेंगे, कोल्ड ब्लडेड लव पूछा जाए, गिरीश दत्त शुक्ला साहब। द डे आई बिकम अ रनर, सोहिनी चट्टोपाध्याय। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, किसकी? लीना कुमार की। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस कंपनी को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा, उस कंपनी का नाम क्या है? REC लिमिटेड। क्या नाम है? REC लिमिटेड। तो याद रखेंगे, REC लिमिटेड को जोखिम प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? REC लिमिटेड को। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है IDF, इसके निदेशक मंडल में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है मिनेश शाह। क्लियर। तो ये मिनेश शाह जी जो हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में शामिल किया गया। तो यहाँ पर देखिए, आपको दो बातें प्रमुख रूप से याद रखनी है। सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? तो याद रखेंगे, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष का नाम है मिनेश शाह। और इन्हीं मिनेश साहब को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन के निदेशक मंडल में
शामिल किया गया। क्लियर है? क्या नाम है? मिनेश शाह। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। तो याद रखेंगे जो मणिपुर हाई कोर्ट है वहां पर चीफ जस्टिस बने हैं सिद्धार्थ मृदुल जी। क्लियर है? तो याद रखेंगे सिद्धार्थ मृदुल जी को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। क्या नाम है? सिद्धार्थ मृदुल। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि देश का सबसे ऊंचा 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया। तो याद रखेंगे 19 अक्टूबर 2023 को अटारी वाघा सीमा पर देश का सबसे ऊंचा 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज जो है अटारी वाघा सीमा पर फहराया गया। क्लियर है? देखिए यहाँ पर डेट का जिक्र इसलिए मैंने किया कि ये ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट बात है, हो सकता है अक्टूबर के बाद किसी और माह में इससे और ऊंचा ध्वज फहरा दिया जाए। क्लियर है? तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 19 अक्टूबर 2023 की ये बात है कि अटारी वाघा सीमा पर देश का सबसे ऊंचा 418 फीट राष्ट्रीय ध्वज जो है फहराया गया। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो याद रखेंगे 15 से 17 अक्टूबर 2023 के बीच विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में किया गया। कहाँ पर? जर्मनी के बर्लिन में विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। क्लियर? कहाँ पर? जर्मनी के बर्लिन में। क्लियर? आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं एक ट्रिक के तौर पर कि जलने पर आप बोरोलिन लगाते हैं। क्लियर? तो ये किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। क्लियर? तो याद रखेंगे विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 जर्मनी के बर्लिन में। क्लियर? आप कैसे भी ट्रिक बना सकते हैं, ये एक मैंने जो अपने समझने के स्तर पर इसको याद रखा था, इसको ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 32वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया। तो याद रखेंगे शिव शंकरी को। किसको दिया गया? शिव शंकरी को। अब देखिए यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो सरस्वती सम्मान 2023 है ये किस क्रम का है। तो याद रखेंगे 32वां। क्लियर? और ये कब दिया गया? 12 अक्टूबर 2023 को। तो जो सरस्वती सम्मान 2023 है ये 32वें क्रम का, पहली बात। दूसरी बात कि 32वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? शिव शंकरी जी को। क्लियर? किसको? शिव शंकरी को। क्लियर? स से सरस्वती सम्मान और स से शिव शंकरी जी को दिया गया। दूसरी बात, अगले प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जो शिव शंकरी साहब को 32वां सरस्वती सम्मान मिला ये उनकी किस कृति के लिए मिला। तो याद रखेंगे सूर्यवंशम के लिए। क्लियर? तो याद रखेंगे सूर्यवंशम के लिए शिव शंकरी जी को 32वां सरस्वती सम्मान मिला। तो याद रखिएगा स से सरस्वती, स से शिव शंकरी और स से सूर्यवंशम। क्लियर? तो याद रखेंगे सूर्यवंशम कृति के लिए शिव शंकरी जी को 32वां सरस्वती सम्मान मिला। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार 2023 मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सखारोव पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये यूरोपीय संघ का। क्लियर? तो याद रखेंगे यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार मरणोपरांत किसको, तो याद रखेंगे नाम महसा अमीनी को। क्लियर? तो याद रखेंगे महसा अमीनी, इनको मरणोपरांत यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। क्लियर? तो याद रखेंगे महसा अमीनी कौन सा पुरस्कार है? सखारोव पुरस्कार, जो कि यूरोपीय संघ का है और मरणोपरांत इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि जो महसा अमीनी जी हैं जिनको यूरोपीय संघ का सखारोव पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, किस देश की नागरिक थी। तो याद रखिएगा ये ईरान से थी। क्लियर? तो ईरान की महसा अमीनी को यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार मरणोपरांत देने के लिए घोषणा की गई है। क्लियर? किसको? महसा अमीनी, और कहाँ की है? ईरान की। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में किस भारतीय मूल की किशोरी को सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे उनका नाम है गीतांजलि राव। क्लियर? तो याद रखेंगे भारतीय मूल की गीतांजलि राव को व्हाइट हाउस में आयोजित गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में सम्मानित किया गया। किसको? गीतांजलि राव को। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। अब देखिए यहाँ पर डेट महत्वपूर्ण हो जाती है। 17 अक्टूबर 2023 को 2021 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनका नाम है वहीदा रहमान। क्या नाम है? वहीदा रहमान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीदा रहमान जी को 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। कब? 17 अक्टूबर 2023 को। क्लियर है? क्या नाम है? वहीदा रहमान। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस 21 वर्षीय भारतीय को हाई कमिश्नर फॉर अ डे पुरस्कार जीतने पर एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा इनका नाम है श्रेया धर्मराजन। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। ये जो श्रेया धर्मराजन हैं ये 21 वर्षीय भारतीय हैं और श्रेया धर्मराजन को हाई कमिश्नर फॉर अ डे पुरस्कार जीतने पर एक दिन का भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था। क्लियर है? क्या नाम है? श्रेया धर्मराजन। क्लियर है? अगला देखिए,
अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि देश में पहली बार किस महाविद्यालय की लैब में मीठा बांस तैयार किया गया। तो याद रखिएगा उस महाविद्यालय का नाम है तेज नारायण बनैली महाविद्यालय भागलपुर। क्लियर है? तो याद रखेंगे भागलपुर बिहार में एक महाविद्यालय जिसका नाम है तेज नारायण बनैली महाविद्यालय। और ये जो तेज नारायण बनैली महाविद्यालय भागलपुर है, ये देश का ऐसा पहली बार हुआ, ऐसा पहला महाविद्यालय होगा जिसकी लैब में मीठा बांस तैयार किया गया। क्लियर? ये बात आप पूरी याद रखें। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील कौन बनी है। तो याद रखिएगा उनका नाम है सारा सनी। क्या नाम है? सारा सनी। क्लियर? तो याद रखेंगे उच्चतम न्यायालय में यानी सुप्रीम कोर्ट में बहस करने वाली पहली मूक बधिर वकील बनी है। क्या नाम है उनका? सारा सनी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, सारा सनी। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई। ये घोषणा हुई 9 अक्टूबर 2023 को। तो याद रखेंगे अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को। ठीक है, तो स्पष्ट नाम याद रखेंगे, प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन। और इनका संबंध कहाँ से है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। क्लियर है? तो याद रखेंगे हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है और ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 है। क्लियर? तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को। गलत नहीं होगा, क्लॉडिया गोल्डिन। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो याद रखिएगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। अब यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि जो वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 है ये किस क्रम का है? तो 5वां। क्लियर? कहाँ पर हुआ? केरल के तिरुवनंतपुरम में 1 से 5 दिसंबर 2023 के बीच। तो याद रखेंगे 1 से 5 दिसंबर 2023 के बीच केरल के तिरुवनंतपुरम में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कब और कहाँ किया गया। तो याद रखिएगा जो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 है ये 7 से 8 अक्टूबर 2023 के बीच उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित हुआ। क्लियर? तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज करूं तो 7 से 8 अक्टूबर 2023 के बीच उत्तराखंड के देहरादून में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया। क्लियर? तो अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ पर? उत्तराखंड के देहरादून में। याद रखिएगा यहाँ पर प्लेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड के देहरादून में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2023 में किया गया और 7 से 8 अक्टूबर 2023 के बीच। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। सबसे पहले तो इस पुस्तक का नाम एक बार और देखिए। पुस्तक का नाम है गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी। तो ये पुस्तक है डॉक्टर बलराम भार्गव जी की। क्लियर? तो याद रखेंगे डॉक्टर बलराम भार्गव जी की पुस्तक का नाम है गोइंग वायरल मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन द इनसाइड स्टोरी। क्लियर? किसकी है? बलराम भार्गव जी की। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी यानी CISO की जो परिषद का उद्घाटन है वो कहाँ किया गया। तो याद रखेंगे हैदराबाद के साइबराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद के साइबराबाद में। क्लियर? तो याद रखेंगे हैदराबाद के साइबराबाद में भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की परिषद का उद्घाटन किया गया। यानी जो CISO की परिषद का उद्घाटन हुआ वो हैदराबाद के साइबराबाद में किया गया। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की परिषद का उद्घाटन हैदराबाद के साइबराबाद में हुआ। अब देखिए जो AIAM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी ये हैदराबाद से ही सांसद हैं। कोरिलेट कर दीजिए कि और भाई बैरिस्टर। तो ये याद रखिएगा कि भारत की पहली कानून प्रवर्तन मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों की परिषद का उद्घाटन हैदराबाद के साइबराबाद में। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। क्लियर? तो याद रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी प्रशिक्षण केंद्र जो कि दिव्यांग खेलों के लिए, तो इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो याद रखेंगे तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में। क्लियर? तो तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया। क्लियर? तो भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ पर? तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में। क्लियर? अगला देखिए,
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे 2 से 6 अक्टूबर 2023 के बीच चेक गणराज्य के प्राग में, कहाँ पर? चेक गणराज्य के प्राग में विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन 2 से 6 अक्टूबर 2023 के बीच चेक गणराज्य के प्राग में। क्लियर? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 किसको दिया गया? तो याद रखिएगा CS लक्ष्मी अंबाई को। क्लियर? तो याद रखेंगे CS लक्ष्मी जी को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 दिया गया। CS लक्ष्मी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया, यानी किसे दिए जाने की घोषणा की गई? तो याद रखिएगा उनका नाम है जॉन फॉसे। और जॉन फॉसे कहाँ से संबंधित है? नॉर्वे से। क्लियर है? तो यहाँ पर दो बातें आप ध्यान रखेंगे कि 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको? जॉन फॉसे, और कहाँ के? नॉर्वे के। क्लियर है? तो देखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लियर है? और जो साहित्यकार होते हैं अच्छे अच्छे लोगों को फंसा लेते हैं। क्लियर है? तो जॉन फॉसे, तो याद रखेंगे जॉन फॉसे किसको फंसाए? साहित्य के नोबेल पुरस्कार को। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि भाई देखते हैं अपने साहित्यकार जो होते हैं, कहा जाता है जहाँ कोई ना पहुंचता है वहां कवि पहुंचते हैं। क्लियर है? तो याद रखिए जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। क्लियर है? तो देखिए उसी तरह को रिलेट करिए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? जॉन फॉसे को, और ये कहां से संबंधित है? नॉर्वे से। क्लियर है? अभी आपने पढ़ा था अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को दिया गया था। क्लियर है? तो बिल्कुल क्लियर कट याद रखिएगा। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गणित का जो प्रतिष्ठित शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 है, ये किसको दिया गया? तो याद रखिएगा ये जो रामानुजन पुरस्कार 2023 है, ये गणित से संबंधित है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, ये दिया किसको गया? तो रुक्सियांग झांग को। किसको दिया गया? रुक्सियांग झांग को। तो याद रखेंगे गणित का प्रतिष्ठित पुरस्कार रामानुजन पुरस्कार 2023 रुक्सियांग झांग को दिया गया। किसको? रुक्सियांग झांग को। क्लियर? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से किसको प्रदान करने की घोषणा की गई? तो याद रखेंगे 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से देने की घोषणा की गई है। इसमें पहला नाम है कैटालिन कारिको का। किसका नाम है? कैटालिन कारिको। और याद रखिएगा कैटालिन कारिको का संबंध कहां से? हंगरी से। क्लियर है? और दूसरा नाम है ड्रू वीसमैन। क्या नाम है? ड्रू वीसमैन। इनका संबंध अमेरिका का। क्लियर है? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि जो 2023 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है ये संयुक्त रूप से दिया जाएगा। इसमें पहला नाम है कैटलिन कारिको का जो कि हंगरी से संबंधित है, और दूसरा नाम है ड्रू वेसमैन का या ड्रू वीसमैन का जिनका संबंध अमेरिका से। क्लियर? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 हंगरी के कैटलिन कारिको और ड्रू वीसमैन अमेरिका से संबंधित है, इनको दिया गया। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन कनाडाई इंडियन फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बनी है? तो याद रखेंगे उनका नाम है सुधा मूर्ति। क्लियर? तो याद रखिएगा सुधा मूर्ति जी ने ग्लोबल इंडियन अवार्ड जीता, और इस प्रकार वो पहली महिला बनी है जिन्होंने ग्लोबल इंडियन अवार्ड जीता है। और ये जो ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया ये किसके द्वारा? तो कनाडा इंडियन फाउंडेशन के द्वारा। क्लियर? तो याद रखेंगे कनाडा इंडियन फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड जीतने वाली पहली महिला बनी है सुधा मूर्ति। क्लियर? क्या नाम है? सुधा मूर्ति। स्पष्ट नाम याद रखेंगे कि सुधा मूर्ति जी ने ग्लोबल इंडियन अवार्ड जीता है और वो ये अवार्ड पाने वाली पहली महिला बनी है, और ग्लोबल इंडियन अवार्ड कनाडा इंडियन फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। किसको? सुधा मूर्ति जी को। अच्छा, सुधा मूर्ति जी की एक पुस्तक बहुत पॉपुलर है जो अभी आपने पढ़ी भी है, तो उसका नाम बता सकते हैं? कॉमन एट अनकॉमन। क्लियर? ये आपने पढ़ा है कॉमन एट अनकॉमन, ये सुधा मूर्ति जी की ही पुस्तक है। क्लियर? तो ये भी बात याद रखिएगा कि सुधा मूर्ति की हाल ही में चर्चित पुस्तक है कॉमन एट अनकॉमन, और सुधा मूर्ति जी को ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है और ये अवार्ड जीतने वाली वो पहली महिला बनी है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि जो 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 के बीच राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया गया ये किस क्रम का था? तो याद रखिएगा ये 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला था जो कि 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 के बीच हुआ। अब हम लोग इसकी बात कर लेते हैं आयोजन स्थल की। तो आयोजन स्थल है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। क्लियर? तो याद रखेंगे 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ में हुआ, और कब से कब तक? 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 के बीच। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किस स्वच्छता पहल को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया? तो याद रखिएगा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल होने वाली स्वच्छता पहल का नाम है झाड़ू दान पहल। क्लियर? तो याद रखेंगे झाड़ू दान पहल एक स्वच्छता पहल है जिसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। क्लियर है? क्या नाम है उस पहल का? झाड़ू दान पहल। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा
23 से 25 सितंबर 2023 के बीच गोवा के पणजी में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ पर? गोवा के पणजी में। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि गोवा के पणजी में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया। क्लियर? देखिए, ज्यादातर लोग घूमने के लिए गोवा जाना पसंद करते हैं। क्लियर? तो वहां पर लाइट हाउस महोत्सव हुआ और ये भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव गोवा के पणजी में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 ये किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा डॉक्टर स्वाति नायक को। क्लियर? तो याद रखेंगे बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 डॉक्टर स्वाति नायक को दिया गया। स्पष्ट याद रखेंगे कि डॉक्टर स्वाति नायक को बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 मिला है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा सिंगापुर का जो शीर्ष फेलोशिप है ये असम के मुख्यमंत्री को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। क्लियर? अब असम के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा। क्लियर? तो याद रखेंगे असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को उनके सार्वजनिक सेवा में विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। क्लियर? और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इस फेलोशिप का नाम क्या है? तो याद रखेंगे सिंगापुर की इस शीर्ष फेलोशिप का नाम है ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। क्या नाम है? ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप। तो आपसे प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है कि ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो याद रखेंगे असम राज्य के मुख्यमंत्री को। और ये जो ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप है ये किस देश से संबंधित है? सिंगापुर से। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो याद रखेंगे पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं काजी फैज ईशा। क्या नाम है? काजी फैज ईशा। तो स्पष्ट याद रखिएगा काजी फैज ईशा पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश बने, काजी फैज ईशा। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व गुलाब दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिएगा विश्व गुलाब दिवस जो है 22 सितंबर को मनाया गया। विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए 6 उपन्यासों की अंतिम सूची में शामिल किया गया था? तो याद रखिएगा उनका नाम है चेतना मारू। क्लियर? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे चेतना मारू जी भारतीय मूल की लेखिका है और इनके उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए जिन 6 उपन्यासों की अंतिम सूची जारी की गई थी या अंतिम सूची जो थी उसमें इनकी उपन्यास को शामिल किया गया था। किसके? चेतना मारू जी की। क्लियर है? तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। चेतना मारू जी भारतीय मूल की लेखिका है और इनके उपन्यास को किसके? चेतना मारू जी के उपन्यास को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए जो 6 उपन्यासों की सूची थी उसमें इनके उपन्यास को शामिल किया गया था चेतना मारू जी के। क्लियर है? अगला देखिए, अब अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चेतना मारू के उस उपन्यास का नाम क्या था? तो याद रखेंगे चेतना मारू जी के उस उपन्यास का नाम था वेस्टर्न लैंड। क्लियर है? तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज कर दूं तो आप याद रखेंगे कि चेतना मारू जी के उपन्यास वेस्टर्न लैंड को, किसको? वेस्टर्न लैंड को जो बुकर पुरस्कार 2023 की 6 उपन्यास की अंतिम सूची थी उसमें इसको शामिल किया गया था। किसको? चेतना मारू की उपन्यास वेस्टर्न लैंड को। क्लियर है? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 16 सितंबर 2023 को कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा ये जो अमृत पुरस्कार है ये 84 लोगों को प्रदान किया गया। तो स्पष्ट याद रखेंगे कि 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कितने लोगों को? 84 लोगों को। क्लियर? 84 कलाकारों को। अब यहाँ पर यह प्रश्न इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उत्तर प्रदेश के 3 ऐसे नाम हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार मिला है। क्लियर है? यानी टोटल दिया गया 84 कलाकारों को, लेकिन उत्तर प्रदेश के 3 ऐसे कलाकार हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार मिला है। जरा उनके नाम देख लीजिए और क्षेत्र देख लीजिए, जिसमें पहला नाम है चितरंजन ज्योतिषी का। इनको हिंदुस्तानी गायन के क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार मिला है। दूसरा नाम है सुनील कुमार सिंह का, इनको नाटक क्षेत्र में लेखन के लिए मिला है। और तीसरा नाम है पूर्णिमा पांडे का, इनको कथक के क्षेत्र में मिला है। तो ये तीनों नाम याद रखेंगे, यानी 84 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार मिला, जिसमें उत्तर प्रदेश के 3 नाम हैं। पहला चितरंजन ज्योतिषी हिंदुस्तानी गायन के लिए, दूसरा सुनील कुमार सिंह को नाटक लेखन के क्षेत्र में, और तीसरा नाम है पूर्णिमा पांडे का कथक क्षेत्र में। क्लियर? ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, चितरंजन ज्योतिषी, सुनील कुमार सिंह और पूर्णिमा पांडे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 2023 में इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो याद रखेंगे 2023 में 48वां इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। क्लियर है? तो किस क्रम का था? 48वां। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता है? तो याद रखिएगा
उस भारतीय फिल्म का नाम है डियर जस्सी। क्लियर है? तो याद रखेंगे 48वें इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2023 में भारतीय फिल्म डियर जस्सी ने प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता। क्लियर है? क्या नाम है फिल्म का? डियर जस्सी। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्र को किस देश ने सेवेलियर डे एल ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रस पुरस्कार से सम्मानित किया? सबसे पहली बात तो यह है कि जो राहुल मिश्र जी को पुरस्कार मिला है काफी भारी भरकम पुरस्कार है। ठीक है, पहले तो इस पुरस्कार के नाम को देखिए, सेवेलियर डे एल ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रस पुरस्कार। ये कहाँ का पुरस्कार है? तो याद रखिएगा फ्रांस का। क्लियर है? तो ये फ्रांस से सम्मानित हुए हैं राहुल मिश्र जी, जो कि किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये फैशन डिजाइनर है। क्लियर? तो भारतीय फैशन डिजाइनर राहुल मिश्र को फ्रांस का सेवेलियर डे एल ऑड्रे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? राहुल मिश्र को। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा ये आयोजन नवी मुंबई में हुआ। तो यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का कौन सा संस्करण था? 14वां। और कब से कब तक हुआ? तो 15 से 17 सितंबर 2023 के बीच नवी मुंबई में 14वें वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन किया गया। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। क्लियर है? तो याद रखेंगे 14वें वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन नवी मुंबई में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे कर्नाटक के बेंगलुरु में। क्लियर? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का उद्घाटन किया गया। क्लियर? यानी जो बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन होगा ये भूमिगत होगा और ये उद्घाटन कहाँ पर हुआ? कर्नाटक के बेंगलुरु में। क्लियर? तो ये बात आप स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गाड़ी चले चेरला, क्या नाम है? गाड़ी चेरला पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो याद रखेंगे उनका नाम है मंडली बुद्ध प्रसाद। क्लियर? क्या नाम है? मंडली बुद्ध प्रसाद। तो याद रखेंगे गाड़ी चेरला पुरस्कार 2023 मंडली बुद्ध प्रसाद को दिया गया। मंडली बुद्ध प्रसाद को कौन सा पुरस्कार? गाड़ी चेरला पुरस्कार 2023। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार किसको दिया गया? तो याद रखेंगे संजय कुमार मिश्रा को। संजय कुमार मिश्रा को डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको? संजय कुमार मिश्रा को डॉक्टर A.M. गोखले पुरस्कार। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम स्क्वायर जो कि न्यूयॉर्क में है पर गीत जारी करने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो याद रखिएगा उस फिल्म का नाम है द वैक्सीन वॉर। क्लियर? तो याद रखेंगे टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क अमेरिका पर गीत जारी करने वाली पहली भारतीय फिल्म द वैक्सीन वॉर। क्लियर? क्या नाम है? द वैक्सीन वॉर। और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि द वैक्सीन वॉर फिल्म के निर्देशक कौन है? तो याद रखेंगे विवेक अग्निहोत्री। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखिएगा कि विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी फिल्म द वैक्सीन वॉर ये भारत की पहली फिल्म है जिसके गीत जारी किए गए हैं। किस पर? टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पर। क्लियर? टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क पर गीत जारी करने वाली पहली भारतीय फिल्म द वैक्सीन वॉर है और द वैक्सीन वॉर के निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है किस भारतीय महिला को ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे उस भारतीय महिला का नाम है सांता थॉटम। क्या नाम है? सांता थॉटम। तो याद रखेंगे सांता थॉटम जी एक भारतीय महिला है और इनको ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड मिला है। तो याद रखेंगे ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड पाने वाली भारतीय महिला का नाम है सांता थॉटम। क्या नाम है? सांता थॉटम। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। कहाँ पर? महाराष्ट्र के मुंबई में 5 से 7 सितंबर 2023 के बीच ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन किया गया। कहाँ पर? महाराष्ट्र के मुंबई में। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र की तरफ से किसने जीता है? तो याद रखिएगा अदीब अहमद ने। किसने? अदीब अहमद ने। तो याद रखेंगे अदीब अहमद साहब ने लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। किसने? अदीब अहमद ने। तो याद रखेंगे लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार अदीब अहमद ने। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन? तो याद रखिएगा नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं राजेश नाम्बियार। कौन बने हैं? राजेश नाम्बियार। क्लियर? तो याद रखेंगे नेस्कॉम के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेश नाम्बियार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा नेस्कॉम के नए अध्यक्ष राजेश नाम्बियार। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 इसमें A+ श्रेणी में किस भारतीय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखेंगे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को।
क्लियर। तो याद रखेंगे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास साहब को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में A+ श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। क्लियर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड ये सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में। क्लियर। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। और सम्मेलन का विषय क्या था? तो सम्मेलन का विषय था ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। क्लियर। ट्रांसनेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड के साथ ये जो विषय है इसके साथ नई दिल्ली में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्लियर। तो दो बातें बस केवल याद रखनी है कि 6 सितंबर 2023 को वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन हुआ और इसका विषय था ट्रांस नेशनल ग्रिड इंटरकनेक्शन फॉर वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ता की पुस्तक को प्रतिष्ठित बैली गिरफोर्ड पुरस्कार के लिए लॉन्ग लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया? तो याद रखिएगा यह है डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। क्लियर है। कौन है? डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। पहले इस पूरे प्रश्न को फिर से समझिए। याद रखिएगा डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी एक भारतीय अमेरिकी कैंसर चिकित्सक है। क्लियर है। सबसे पहली बात यानी ये भारतीय मूल के अमेरिकी कैंसर चिकित्सक और शोधकर्ता हैं। क्या नाम है इनका? डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी। और इनकी पुस्तक को प्रतिष्ठित बैली गिफोर्ड पुरस्कार की लॉन्ग लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया। क्लियर, स्पष्ट हो गया? अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो याद रखेंगे डॉक्टर सिद्धार्थ मुखर्जी की पुस्तक का नाम है द सॉन्ग ऑफ द सेल एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, याद रखिएगा सिद्धार्थ मुखर्जी जी भारतीय मूल के अमेरिकी कैंसर चिकित्सक है। पहली बात, इनकी पुस्तक का नाम है द सॉन्ग ऑफ द सेल एन एक्सप्लोरेशन ऑफ मेडिसिन एंड द न्यू ह्यूमन। क्लियर है। और इस पुस्तक को प्रतिष्ठित बैली गिफोर्ड पुरस्कार की लॉन्ग लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया। क्लियर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रतिष्ठित डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो याद रखिएगा डॉक्टर नवनीत अग्रवाल ने। क्लियर है। क्या नाम है? डॉक्टर नवनीत अग्रवाल। इन्होंने डायबिटोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 जीता है। किसने? डॉक्टर नवनीत अग्रवाल ने। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसको शॉर्ट फॉर्म में FTII कहते हैं इसके नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा R माधवन। क्लियर। तो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII के नए अध्यक्ष बने हैं R माधवन। क्या नाम है? R माधवन। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि तुर्की के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत माउंट अरारत जिसकी ऊंचाई कितनी है? 5137 मीटर, इसको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा उनका नाम है लक्ष्मी झा। क्या नाम है? लक्ष्मी झा। तो यहाँ पर आपको दो बातें याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो आपको ये याद रखनी है कि तुर्की के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत का नाम क्या है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा माउंट अरारत। क्या नाम है? माउंट अरारत। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि माउंट अरारत कहाँ पर है? तो आपका जवाब क्या होगा? तुर्की में। क्लियर। और तुर्की का सर्वाधिक ऊंचे पर्वत है माउंट अरारत और माउंट अरारत की ऊंचाई कितनी है? 5137 मीटर। क्लियर। अब इसको ये जो माउंट अरारत है तुर्की का इसको फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है लक्ष्मी झा। क्या नाम है? लक्ष्मी झा। क्लियर। अगला देखिए, अगला जो पार्ट होगा वो खेल से संबंधित होगा। क्लियर। अब हम लोग खेल से संबंधित वन लाइनर पार्ट को देखेंगे। यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र के पुणे में टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का आयोजन किया गया। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो महाराष्ट्र के पुणे में टेनिस प्रीमियर लीग 2023 हुआ इसमें खिताब किस टीम ने जीता? तो याद रखिएगा उस टीम का नाम है बेंगलुरु SG मावेरिस्क। क्या नाम है? बेंगलुरु SG मावेरिस्क। क्लियर। तो याद रखेंगे बेंगलुरु SG मावेरिस्क ने महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित टेनिस प्रीमियर लीग 2023 का खिताब जीता है। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि BWF बैडमिंटन पुरस्कार 2023 कहाँ वितरित किए गए? तो याद रखिएगा चीन के हांगझोउ में। कहाँ पर? चीन के हांगझोउ में BWF बैडमिंटन पुरस्कार 2023 वितरित किए गए। अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो चीन के हांगझोउ में BWF बैडमिंटन पुरस्कार 2023 वितरित किए गए इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार है ये दिया गया सियो सेउंग जे को। किसको? सियो सेउंग जे को। और याद रखिएगा कि जो सियो सेउंग जे है इनका संबंध दक्षिण कोरिया से। क्लियर है। तो याद रखिएगा दक्षिण कोरिया के सियो सेउंग जे को
BWF बैडमिंटन पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। क्लियर। और अगर ये पूछा जाए कि BWF बैडमिंटन पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, तब आपका जवाब होगा उनका नाम है आन से योंग। क्या नाम है? आन से योंग। और इनका संबंध भी दक्षिण कोरिया से है। क्लियर। तो याद रखेंगे दक्षिण कोरिया की आन से योंग को BWF बैडमिंटन पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। किसको? आन से योंग को, जो कि दक्षिण कोरिया की है। क्लियर। तो ये पूरी बात ध्यान रखेंगे। और BWF बैडमिंटन पुरस्कार 2023 का वितरण चीन के हांगझोउ में किया गया। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि 35वां फुकेत किंग्स कप रेगाटा 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे थाईलैंड के फुकेट में। क्लियर। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा कि फुकेत किंग्स कप रेगाटा 2023 किस क्रम का था? 35वां। और 35वां फुकेत किंग्स कप रेगाटा 2023 का आयोजन थाईलैंड के फुकेट में किया गया। क्लियर। याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस भारतीय महिला नाविक ने इसके लगातार दूसरे संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखिएगा उस भारतीय महिला नाविक का नाम है आनंदी चंदावरकर। क्या नाम है? आनंदी चंदावरकर। तो याद रखिएगा आनंदी चंदावरकर का संबंध किससे है? तो ये एक भारतीय महिला नाविक है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही आनंदी चंदावरकर का संबंध किस खेल से? तो याद रखेंगे भारतीय महिला नाविक। क्लियर। और इन्होंने लगातार दूसरे संस्करण में स्वर्ण पदक जीता है। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अभी चर्चा हुई थी। याद रखिएगा BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन 2023 का आयोजन चीन के हांगझोउ में किया गया। क्लियर। कहाँ आयोजित किया गया? चीन के हांगझोउ में आयोजित किया गया। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? तो याद रखिएगा डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन। क्या नाम है? विक्टर एक्सेलसेन। इन्होंने पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब जीता है BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन 2023 में। क्लियर। अच्छा, ऊपर अभी आपने क्या पढ़ा था, जरा दोनों को डिफरेंशिएट करिए। तो वहां पर आपने देखा था कि BWF बैडमिंटन पुरस्कार 2023 जिसमें वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब। क्लियर। और यहाँ पर क्या करा? पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? क्लियर। तो ये दोनों बातों को आप डिफरेंशिएट करके याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता, तब आपको बताना है विक्टर एक्सेलसेन ने, जो कि डेनमार्क के हैं। और अगर आप ये पूछा जाए कि वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसने जीता, तब आप जवाब दीजिएगा दक्षिण कोरिया के सियो सेउंग जे ने। क्लियर। वहीं अगली बात कर लें कि महिला एकल स्पर्धा खिताब किसने जीता, तो याद रखेंगे चीनी ताइपे ताई तुजू यिंग। क्या नाम है? ताई तुजू यिंग। क्लियर। तो याद रखेंगे महिला एकल स्पर्धा को ताई तुजू यिंग ने जीता है। क्लियर। ये बात हो रही है BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स बैडमिंटन 2023 में। और वहां पर आपने देखा था कि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का जो खिताब है वो दक्षिण कोरिया की ऑन से योंग ने जीता था। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि WSF स्क्वैश पुरुष विश्व टीम चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे ये जो WSF स्क्वैश पुरुष विश्व टीम चैंपियनशिप 2023 है, ये न्यूजीलैंड के टोरंगा में आयोजित किया गया। कहाँ पर? न्यूजीलैंड के टोरंगा में। क्लियर। और कौन सी टीम विजेता रही? तो याद रखेंगे मिस्र। क्लियर। तो याद दो बातें आपको ध्यान रखना है कि WSF स्क्वैश पुरुष विश्व टीम चैंपियनशिप का आयोजन न्यूजीलैंड के टोरंगा में, और इसमें विजेता टीम रही मिस्र। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 79वां राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे 79वां राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन चेन्नई में किया गया। क्लियर। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो चेन्नई में 79वां राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ, इसमें पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो याद रखेंगे तमिलनाडु के वेलावन सेंथिल कुमार ने। किसने? वेलावन सेंथिल कुमार ने, जो कि तमिलनाडु के हैं। इन्होंने पुरुष वर्ग में खिताब जीता है। और वहीं अगर महिला वर्ग की बात कर लें तो महिला वर्ग में दिल्ली की अनाहत सिंह ने खिताब जीता है। क्लियर। तो याद रखेंगे 79वां राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 चेन्नई में हुआ। पुरुष वर्ग का खिताब तमिलनाडु के वेलावन सेंथिल कुमार ने जीता, और वहीं महिला वर्ग का खिताब दिल्ली की अनाहत सिंह ने जीता। क्लियर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। क्लियर है। और एक बात और याद रखिएगा, ये पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स है। क्लियर है।
तो इसलिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी हो जाता है कि पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और यह आयोजन 10 से लेकर 17 दिसंबर 2023 के बीच हुआ। क्लियर? तो 10 से 17 दिसंबर 2023 के बीच नई दिल्ली में पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया। देखिए अगले प्रश्न में यहाँ पर इसका संस्करण पूछ लिया, तो मैंने अभी आपसे चर्चा कर ली कि ये पहला पैरा खेलो इंडिया गेम्स था, तो ये यहाँ पर आप जवाब देंगे कि इसका संस्करण कौन सा था, पहला था। दूसरी बात पूछा जा रहा है कि इस संस्करण का आधिकारिक शुभंकर कौन था। कहने का मतलब ये कि जो पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 नई दिल्ली में हुआ, इसके शुभंकर कौन थे, तो याद रखेंगे इसके शुभंकर थे उज्ज्वला। अब ये जो उज्ज्वला कौन है, एक गौरैया। क्लियर है? तो याद रखेंगे कि जो पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 था, इसका शुभंकर था उज्ज्वला यानी एक गौरैया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो स्पष्ट याद रखेंगे कि पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है। तो याद रखिएगा जिन भारतीय को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुना गया है उसमें एक नाम है लिएंडर पेस और दूसरा है विजय अमृतराज। क्लियर है? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। क्लियर है? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया। क्लियर है? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो याद रखेंगे मलेशिया के कुआलालंपुर में। कहाँ पर? मलेशिया के कुआलालंपुर में। तो यहाँ पर दो बातें आप ध्यान रखिएगा, बात हो रही है हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 की। तो याद रखेंगे हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 ये 13वां संस्करण था और 13वें हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का आयोजन 2023 में मलेशिया के कुआलालंपुर में हुआ। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी टीम विजेता रही। तो याद रखिएगा मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित 13वें हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 में जर्मनी की टीम विजेता रही। कौन सी टीम? जर्मनी की। और याद रखिएगा रिकॉर्ड 7वां खिताब है जर्मनी का, यानी जर्मनी ने 7वीं बार ये हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप जीता है और ये 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 जर्मनी ने ही जीत लिया। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो याद रखिएगा जो 10वां हॉकी महिला पुरुष विश्व कप 2023 है ये चिली के सैंटियागो में किया गया। अब देखिए अभी आपने देखा हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 क्या क्रम था, 13वां। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हॉकी महिला जूनियर विश्व कप का क्रम क्या है, 10वां। क्लियर है? ये ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात अभी आपने देखा कि 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप मलेशिया के कुआलालंपुर में, लेकिन जो 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप है ये कहाँ पर हुआ, चिली के सैंटियागो में। क्लियर है? याद रखेंगे। और कई बार ऐसा देखा जा रहा है कि जो महिलाओं से संबंधित जो गेम्स हैं उसको ज्यादा प्रायोरिटी रखते हुए प्रश्न पूछा जा रहा है। क्लियर? तो इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। क्लियर? ध्यान में तो दोनों फैक्ट रखना है, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी आप ध्यान में रखेंगे इस तरह के फैक्ट को जिस पर आयोग का पैटर्न चल रहा है। क्लियर? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि किस टीम ने इस विश्व कप खिताब को जीता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो चिली के सैंटियागो में 10वां हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 हुआ उसमें किसने खिताब जीता। तो याद रखेंगे नीदरलैंड ने। और याद रखिएगा यह रिकॉर्ड 5वां खिताब है नीदरलैंड का, यानी 5वीं बार नीदरलैंड ने ये हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 जीता जो कि क्रम के आधार पर 10वां था और आयोजन कहाँ हुआ, चिली के सैंटियागो में। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विजय हरारे ट्रॉफी 2023 का संबंध किससे है। इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ट्रॉफी का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि किस खेल से संबंधित है। क्लियर है? तो विजय हरारे ट्रॉफी 2023 का संबंध भारतीय घरेलू क्रिकेट से है। क्लियर है? देखिए इसी तरह के प्रश्न आप देखेंगे कि अभी एपीएस का पेपर हुआ है, यूपीपीएससी के द्वारा आयोजित किया गया, उसमें इसी तरह के पैटर्न को फॉलो किया गया। नाम पूछकर पूछ लिया कि किस खेल से संबंधित है, या ट्रॉफी का नाम पूछकर पूछ लिया कि किस खेल से संबंधित है। क्लियर है? तो जरा इसको ध्यान रखिएगा कि विजय हरारे ट्रॉफी पूछ ले तो आप सीधे कहिएगा कि ये भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित है। क्लियर है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो विजय हरारे ट्रॉफी 2023 हुआ इसका खिताब किसने जीता। तो याद रखिएगा हरियाणा ने। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे कि विजय हरारे ट्रॉफी 2023 हरियाणा ने जीता और ये इसका पहला खिताब था। क्लियर? तो याद रखेंगे विजय हरारे ट्रॉफी 2023 हरियाणा ने जीता। और एक मैं और आपको कोरिलेट कर दूं कि अभी आपने पढ़ा था कि एक पहला संस्करण हुआ है किसका, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में भी सबसे शीर्ष स्थान पर, पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर हरियाणा ही था। क्लियर? तो वहां से कोरिलेट कर लेंगे कि हरियाणा पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में शीर्ष पर था और विजय हरारे ट्रॉफी 2023 में भी हरियाणा पहले स्थान पर है। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का संबंध किस खेल से। तो याद रखेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। क्लियर? और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 है
इसके विजेता कौन है? तो याद रखेंगे पंजाब। क्लियर है? तो दोनों बातें आपने देख ली कि विजय हरारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध भी क्रिकेट से। क्लियर है? और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 किसने जीता? पंजाब ने। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि ITF वर्ल्ड चैंपियन पुरस्कार 2023 किन खिलाड़ियों को दिया गया? तो याद रखिएगा ITF वर्ल्ड चैंपियन पुरस्कार 2023 ये नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया से है और एरिना सबालेंका जो कि बेलारूस की है, इनको दिया गया। क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये ITF वर्ल्ड चैंपियन पुरस्कार 2023 सर्बिया के नोवाक जोकोविच और बेलारूस से एरिना सबालेंका को दिया गया। क्लियर? देखिए कई बार खिलाड़ी का नाम देकर उनसे संबंधित देश का नाम पूछ लेता है। जैसे पूछ लेगा कि नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित है, तो आपका जवाब क्या होगा? सर्बिया से संबंधित है नोवाक जोकोविच। क्लियर? और एरिना सबालेंका बेलारूस से। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो याद रखिएगा उनका नाम है जय शाह। क्या नाम है? जय शाह। तो याद रखेंगे जय शाह पहले भारतीय हो गए हैं जिन्होंने स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता है। क्लियर है? तो स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? जय शाह ने, और ये अवार्ड जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि IBSF विश्व विलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखेंगे भारत के पंकज अडवाणी ने। क्लियर है? तो याद रखेंगे भारत के पंकज अडवाणी ने IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। किसने? पंकज अडवाणी ने। क्लियर? अगला प्रश्न देख लीजिए, पूछ रहा है कि एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप के 13वें संस्करण का आयोजन भारत के कितने शहरों में किया गया? तो आप सभी को पता है कि जो एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप था वो भारत में हुआ, और ये कौन सा संस्करण था? 13वां। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? जो भारत में एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप हुआ, ये कौन सा संस्करण था? 13वां। और ये आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर के बीच हुआ, और भारत के कितने शहरों में? तो याद रखिएगा भारत के 10 शहरों में। क्लियर है? कितने शहरों में? 10 शहरों में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक शुभंकर का क्या नाम है? तो याद रखेंगे जो 13वां क्रिकेट विश्व कप 2023 हुआ, इसमें आधिकारिक शुभंकर का नाम है ब्लेज और टोंक। क्या नाम है? ब्लेज और टोंक। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे ब्लेज और टोंक इसके आधिकारिक शुभंकर का नाम है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी टीम विजेता रही? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया ने इस क्रिकेट विश्व कप को जीत लिया, और ये रिकॉर्ड 6वां खिताब है। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया का ये 6वां खिताब था जो उन्होंने क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन रहे? तो याद रखेंगे क्रिकेट विश्व कप 2023 जो भारत के 10 शहरों में हुआ, उसमें सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली बने जो कि भारत के हैं। इन्होंने 765 रन बनाए। क्लियर? सर्वाधिक रन बनाने का बल्लेबाज कौन? विराट कोहली, 765 रन। क्लियर? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको घोषित किया गया? तो याद रखिएगा टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी विराट कोहली को घोषित किया गया। यानी विराट कोहली ने सर्वाधिक रन भी बनाए और इनको टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी घोषित किया गया। क्लियर? दोनों बातें आप ध्यान में रखेंगे विराट कोहली के लिए। क्लियर? अब अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो 14वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2027 है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? क्लियर? तो अभी तो आपने देखा था कि भारत के जो 10 शहरों में एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप हुआ, ये कौन सा संस्करण था? 13वां। क्लियर? जिसका शुभंकर क्या था? ब्लेज और टोंक, और ऑस्ट्रेलिया ने जीता रिकॉर्ड 36वीं बार। याद रखिएगा जो 14वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप होगा ये 2027 में होगा। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात कि जो 14वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2027 में होगा, ये आयोजन दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में। क्लियर? बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग करने वाली विश्व की पहली महिला कौन बनी है? तो याद रखिएगा उनका नाम है शीतल महाजन। क्लियर? तो याद रखेंगे शीतल महाजन विश्व की वो पहली महिला बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग की है। क्लियर? क्या नाम है उनका? शीतल महाजन। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ओलंपिक कप 2023 किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा ओलंपिक कप 2023 ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को दिया गया। किसको? ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को। क्लियर है? तो याद रखेंगे ओलंपिक कप 2023 ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को दिया गया। अब अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा ये जो ओलंपिक कप 2023 है ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने दिया। तो अगर मैं इस पूरी बात को कहूँ तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने
ओलंपिक कप 2023 ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को दिया है। क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 2023 का CFDA फैशन आइकॉन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? तो याद रखिएगा उनका नाम क्या है, सेरेना विलियम्स। क्लियर है। तो याद रखिएगा सेरेना विलियम्स वो पहली एथलीट बनी है जिन्होंने 2023 का CFDA फैशन आइकॉन पुरस्कार जीता है। किसने? सेरेना विलियम्स ने। क्लियर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आप इसका ड्यूरेशन देखिए, 19 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है 2023 में, ये किस क्रम का था? 37वां। किस क्रम का? 37वां। और दूसरी बात कि 19 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 के बीच 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया कहाँ गया? तो याद रखेंगे गोवा में। कहाँ किया गया? गोवा में। अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ, इसमें शुभंकर क्या था? तो याद रखेंगे शुभंकर था मोगा। क्या था? मोगा। एक भारतीय बायसन है। क्लियर। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा, और 13वें एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप का जो शुभंकर था वो क्या था? ब्लेज और टोंक। क्लियर। तो दोनों बात याद रखेंगे कि ब्लेज और टोंक का संबंध एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो कि 13वां संस्करण था, ये उसका शुभंकर था, और वहीं 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर मोगा। क्लियर। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि किस टीम ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? कहने का मतलब ये है कि जो गोवा में 37वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ, उसमें जो टीम की पदक तालिका थी, शीर्ष स्थान पर कौन था? तो याद रखिएगा शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र रहा। क्लियर। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में शीर्ष स्थान महाराष्ट्र ने प्राप्त किया, और यह आयोजन कहाँ हुआ था? गोवा में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला? यानी जो 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 था, उसमें उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान है? तो स्पष्ट याद रखेंगे 15वां। क्लियर है। उत्तर प्रदेश का स्थान 15वां और पहले स्थान पर महाराष्ट्र था। क्लियर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 है, इसकी राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी किस टीम ने जीता? तो याद रखेंगे राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी महाराष्ट्र ने जीता, जिसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। कौन सी ट्रॉफी? राजा भलिंद्र सिंह ट्रॉफी। क्लियर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया गया? तो याद रखिएगा ये जो 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया गया, इसमें सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया कर्नाटक के श्री हरि नटराज को। किसको? कर्नाटक के श्री हरि नटराज को। और ये जो कर्नाटक के श्री हरि नटराज हैं, जिनको सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया, किस खेल से संबंधित है? तो याद रखेंगे तैराकी से। स्पष्ट याद रखिएगा, क्योंकि मैंने आपसे कई बार कहा है कि ये इस तरह के प्रश्न पूछे गए कि खिलाड़ी का नाम देके पूछ लिया जाता है कि किस खेल से संबंधित है। क्लियर है। क्योंकि आयोग को ये पता है कि सभी लोग ये रटेंगे कि 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट श्रीहरि नटराज। क्लियर है। तो ये ध्यान रखना है कि ये कर्नाटक के हैं, और दूसरी बात तैराकी से है। अब यहाँ पर दूसरा फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि इस 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट किसे घोषित किया गया? तो याद रखिएगा ये जो सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का खिताब है, संयुक्त रूप से दिया गया है। इसमें पहला नाम है प्रसेन काले का, जो कि महाराष्ट्र से है, और दूसरा नाम है प्रणति नायक का, जो कि उड़ीसा की है। क्लियर है। और दोनों जिम्नास्टिक्स से हैं। क्लियर है। तो याद रखेंगे सबसे पहली बात कि दोनों जिम्नास्टिक्स से संबंधित है, और प्रसेन काले महाराष्ट्र और प्रणति नायक उड़ीसा, इन लोगों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का खिताब मिला है। क्लियर है। स्पष्ट याद रखेंगे। तो इतनी बात आप यहाँ पर 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 के अंतर्गत याद रखेंगे। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 7वीं महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे झारखंड के रांची में। स्पष्ट याद रखना है कि जो झारखंड के रांची में महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी 2023 का आयोजन हुआ, ये किस क्रम का था? 7वां। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि कौन सी टीम विजेता रही? तो याद रखिएगा भारत इसमें विजेता रही, यानी 7वें महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी हॉकी 2023 में भारत ने जीत हासिल की है, और ये भारत का दूसरा खिताब था, और आयोजन कहाँ हुआ था? झारखंड के रांची में। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2023 ये आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जोहोर में हुआ। कहाँ पर? मलेशिया के जोहोर में। और अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो मलेशिया के जोहोर में सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2023 था, इसमें कौन सी टीम विजेता रही? तो याद रखेंगे इसमें विजेता रही जर्मनी। क्लियर। विजेता कौन रही? जर्मनी। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि कांस्य पदक मुकाबले में किस टीम ने पाकिस्तान को हराकर तीसरा स्थान हासिल किया? तो याद रखिएगा ये जो सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2023, इसमें कांस्य पदक भारत की टीम ने पाकिस्तान को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। किसमें? कांस्य पदक मुकाबले में। क्लियर।
स्पष्ट याद रखेंगे कि इसमें कांस्य पदक किसको मिला, भारत को, और भारत ने किस टीम को हराया, पाकिस्तान। और किसकी बात हो रही है, सुल्तान ऑफ जोहोर कप 2023 की, जो कि मलेशिया के जोहोर में हुआ, और इस कप को जीता किसने, जर्मनी ने। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि बिली जीन किंग कप 2023, ये याद रखिएगा कि महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए, बिली जीन किंग कप फाइनल्स 2023 ये किससे संबंधित है, ये महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता से संबंधित है। अब ये पूछा जा रहा है कि इसका आयोजन हुआ कहाँ, तो याद रखिएगा स्पेन के सेविले में। कहाँ पर, स्पेन के सेविले में। तो स्पष्ट याद रखेंगे, स्पेन के सेविले में बिली जिंग किंग कप फाइनल्स 2023 का आयोजन हुआ। और ये जो बिली जिंग किंग कप फाइनल्स 2023 है, ये महिला टेनिस टीम प्रतियोगिता से संबंधित है। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी टीम चैंपियन रही, यानी बिली जिन किंग कप फाइनल 2023 में कौन सी टीम विजेता रही, कनाडा। और याद रखिएगा ये कनाडा का पहला खिताब था। क्लियर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि WTA फाइनल्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो याद रखिएगा WTA फाइनल्स 2023 का आयोजन मैक्सिको में किया गया। कहाँ पर, मैक्सिको में। तो याद रखेंगे 29 अक्टूबर से 6 नवंबर 2023 के बीच WTA फाइनल्स का आयोजन मैक्सिको में किया गया। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस खिलाड़ी ने महिला एकल का खिताब जीता। तो याद रखिएगा पोलैंड के ईगा स्विटेक ने। क्लियर है। तो दो बातें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि WTA फाइनल्स 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तब आपका जवाब होगा मैक्सिको में। और पोलैंड की ईगा स्विटेक ने महिला एकल खिताब जीता। क्लियर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक किस क्रम की बैठक है, 141वीं। और 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक 15 से 17 अक्टूबर 2023 के बीच मुंबई में आयोजित की गई। क्लियर, स्पष्ट याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप है, ये किस खेल से संबंधित है। तो याद रखिएगा फुटबॉल से। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं कि फुटबॉल से संबंधित सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 का आयोजन नेपाल के काठमांडू में हुआ। कहाँ पर, नेपाल के काठमांडू में। और यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो सैफ पुरुष अंडर 19 2023 है, इसमें कौन सी टीम विजेता रही। तो याद रखिएगा इसमें विजेता रही है भारत की टीम। क्लियर। तो अगर मैं इस पूरी बात को एक लाइन में समराइज करूं तो काठमांडू नेपाल में आयोजित सैफ पुरुष अंडर 19 चैंपियनशिप 2023 में, जो कि फुटबॉल से संबंधित है, विजेता टीम रही भारत की। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 19वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया। तो याद रखिएगा एशियाई खेलों का आयोजन जो 2023 में हुआ, इसका क्रम कौन सा है, 19वां। क्लियर। और 19वां एशियाई खेल 2023 का आयोजन चीन के हांगझोउ में हुआ। कहाँ पर, चीन के हांगझोउ में। क्लियर। और अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो चीन के हांगझोउ में 19वां एशियाई खेल का आयोजन हुआ, इसका शुभंकर का नाम क्या था। तो याद रखिएगा इसके शुभंकर का नाम था चेन चेन कांग कांग लियान लियान। क्या नाम था, चेन चेन कांग कांग लियान लियान। क्लियर। 3 स्पोर्टी रोबोट। क्लियर है। तो याद रखेंगे चेन चेन कांग कांग लियान लियान शुभंकर के नाम के साथ चीन के हांगझोउ में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2023 में किया गया। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इन खेलों के अगले संस्करण यानी 20वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इन खेलों का मतलब क्या है, इन खेलों के कहने का मतलब है कि जो एशियाई खेल का आयोजन अगला होगा 2026 में, इसका क्रम क्या होगा, 20वां। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि 20वां एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा और कब किया जाएगा। तो याद रखेंगे 20वें एशियाई खेल का आयोजन 2026 में होगा। सबसे महत्वपूर्ण डेटा तो ये। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि इसका आयोजन जापान के आइची नगोया में होगा। क्लियर। तो जितना महत्वपूर्ण आपको ये ध्यान रखना है कि 19वें एशियाई खेल का आयोजन चीन के हांगझोउ में हुआ, उतना ही महत्वपूर्ण और उससे थोड़ा और ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि 20वें एशियाई खेलों का आयोजन जापान के आइची नगोया में 2026 में होगा। क्लियर। अगला देखिए, अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो चीन के हांगझोउ में 19वां एशियाई खेल का आयोजन हुआ, इस खेलों की अंतिम पदक तालिका में प्रथम 3 स्थान पर कौन था। यानी ये जो पदक तालिका थी 19वें एशियाई खेलों की, इसमें प्रथम 3 स्थान पर कौन था। तो याद रखिएगा इसमें पहले स्थान पर चीन, यानी 19वां एशियाई खेल का आयोजन चीन के हांगझोउ में हुआ और पहले स्थान पर चीन ही रहा। अब देखिए कैसे इसको आप याद करेंगे। अगला आयोजन कौन सा होगा, 20वां एशियाई खेल आयोजन कहाँ होगा, जापान के आइची नगोया में 2026 में। तो दूसरे स्थान पर कौन हो गया, जापान। क्लियर। और तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया था। क्लियर। तो आप इसको कोरिलेट कर लेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है
कि ये जो 19वां एशियाई खेल हुआ चीन के हांगझोउ में, इसमें पदक तालिका में तो मान लीजिए पहले स्थान पर चीन था, दूसरे पे जापान और तीसरे पे दक्षिण कोरिया। इसमें भारत का कौन सा स्थान था? तो याद रखिएगा भारत का चौथा था, यानी दक्षिण कोरिया के बाद अगला स्थान इसमें भारत का ही था। क्लियर? तो ये पूरी बात स्पष्ट याद रखेंगे। यानी अब आप टॉप 4 कंट्रीज के नाम याद रखिए। चीन पहले स्थान पर, जापान दूसरे पर, तीसरे पर दक्षिण कोरिया और चौथे पर भारत। ये बात हो रही है 19वें एशियाई खेलों की, जो कि चीन के हांगझोउ में हुआ। अच्छा, इसका शुभंकर क्या आपने पढ़ा था? चेन चेन, कांग कांग, लियान लियान। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि 19वें एशियाई खेलों की सर्वाधिक मूल्यवान महिला खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? तो याद रखिएगा चीन की हैं झांग यूफेई। क्या नाम है? झांग यूफेई। और याद रखिएगा ये जो चीन की महिला खिलाड़ी हैं झांग यूफेई, इनका संबंध तैराकी से। क्लियर है? तो याद रखेंगे तैराकी खेल से संबंधित चीन की झांग यूफेई को 19वें एशियाई खेलों की सर्वाधिक मूल्यवान महिला खिलाड़ी घोषित किया गया। क्लियर? अगर हम वही बात कर लें कि 19वें एशियाई खेलों के सर्वाधिक मूल्यवान पुरुष खिलाड़ी की, तो याद रखेंगे ये भी चीन के हैं और ये भी तैराकी से ही कोरिलेट करते हैं, और इनका नाम क्या है? किन हैयांग। क्या नाम है? किन हैयांग। क्लियर? तो अगर एक लाइन में कह दें तो चीन के तैराकी खेल से संबंधित किन हैयांग को 19वें एशियाई खेलों के सर्वाधिक मूल्यवान पुरुष खिलाड़ी के रूप में चुना गया। क्लियर? क्या नाम है? किन हैयांग। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले ड्यूरेशन देखिए, 16 से 24 सितंबर 2023 के बीच। तो 16 से 24 सितंबर 2023 के बीच विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे सर्बिया के बेलग्रेड में। कहाँ पर? सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया, सर्बिया के बेलग्रेड में। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो याद रखेंगे पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर रहा। क्लियर? यानी कहने का मतलब ये है कि जो सर्बिया के बेलग्रेड में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ, उसमें पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष पर रहा। क्लियर? और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुषों की ग्रीको रोमन स्पर्धा में कौन सा देश प्रथम पर रहा? तो याद रखेंगे पुरुषों की ग्रीको रोमन स्पर्धा में अजरबैजान प्रथम स्थान पर रहा। क्लियर? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 जो कि सर्बिया के बेलग्रेड में हुआ। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सबसे पहले तो इस टूर्नामेंट का नाम एक बार और देखिए, एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2023। ये आयोजन हुआ तमिलनाडु के चेन्नई में। याद रखेंगे 24 अगस्त से 3 सितंबर 2023 के बीच एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 का आयोजन हुआ तमिलनाडु के चेन्नई में। अब ये प्रश्न बनता है कि जो तमिलनाडु के चेन्नई में एमसीसी मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2023 हुआ, इसमें कौन सी टीम जीती? तो याद रखेंगे इसमें रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने जीत हासिल की। किसने? रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे 23 सितंबर 2023 को वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहाँ पर? वाराणसी में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किन देशों ने की? तो याद रखेंगे क्रिकेट एशिया कप की बात हो रही है। किसकी? क्रिकेट एशिया कप की। तो याद रखेंगे क्रिकेट एशिया कप जो कि 30 अगस्त से 17 सितंबर 2023 के बीच हुआ, इसकी मेजबानी की थी पाकिस्तान और श्रीलंका ने। क्लियर? तो क्रिकेट एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान और श्रीलंका ने। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस संस्करण का आयोजन क्रिकेट के किस प्रारूप में किया गया? तो याद रखेंगे ये जो आयोजन हुआ ये एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप में किया गया। क्लियर? और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी टीम चैंपियन बनी? किसमें? क्रिकेट एशिया विश्व कप 2023 में। तो याद रखेंगे क्रिकेट एशिया कप 2023 में भारत चैंपियन बना। और याद रखिएगा रिकॉर्ड 8वां खिताब है ये भारत का। ये भी प्रश्न याद रखना है कि रिकॉर्ड 8वीं बार भारत ने क्रिकेट एशिया कप 2023 जीता, और ये इसकी मेजबानी किसने की थी? पाकिस्तान और श्रीलंका ने। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का पहला शून्य पॉलिथीन व न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो याद रखिएगा क्लाइमेट कप। क्या नाम है? क्लाइमेट कप। तो याद रखेंगे भारत का पहला शून्य पॉलिथीन व न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट नाम क्या है? क्लाइमेट कप। क्लियर? और अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो पहला क्लाइमेट कप 2023 है इसका आयोजन हुआ कहाँ? क्लियर? तो याद रखेंगे पहले क्लाइमेट कप 2023 का आयोजन लद्दाख के लेह में हुआ। कहाँ पर? लेह लद्दाख में। तो याद रखेंगे क्लाइमेट कप का मतलब क्या है कि ये भारत का पहला शून्य पॉलिथीन और न्यूनतम अपशिष्ट फुटबॉल टूर्नामेंट था। क्लियर है? तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है जैसे क्लाइमेट कप का संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे फुटबॉल। कोरिलेट करना मत भूलिएगा। क्लाइमेट कप जो है
ये तो ठीक है कि शून्य पॉलिथीन और न्यूनतम अपशिष्ट, लेकिन खेल कौन सा? फुटबॉल टूर्नामेंट। क्लियर? और इस पहले क्लाइमेट कप 2023 का आयोजन लेह लद्दाख में किया गया 1 से 7 सितंबर 2023 के बीच। कहां पर? लेह लद्दाख में। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स 2023 की मेजबानी किस शहर के द्वारा की गई? तो याद रखेंगे, तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स 2023 की मेजबानी मैक्सिको के हार्मोसिलो में की गई। कहां पर? मैक्सिको के हार्मोसिलो में। कहां पर? मैक्सिको के हार्मोसिलो में। और कौन से कप की बात हो रही है? तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स 2023। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत ने फाइनल्स में कितने पदक जीते? तो याद रखिएगा, मात्र 1 पदक जीता, वो भी रजत पदक। क्लियर है? तो याद रखेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैक्सिको के हार्मोसिलो में तीरंदाजी विश्व कप 2023 हुआ और इसमें भारत ने फाइनल्स में केवल 1 पदक। और अगले प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? कहने का मतलब यह है कि जो तीरंदाजी विश्व कप 2023 था, इसमें भारत को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला? तो याद रखिएगा, भारत को इसमें 6वां स्थान मिला और भारत ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स में एकमात्र पदक जीता था, वो भी रजत पदक। और स्थान कौन सा मिला? 6वां। और तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स 2023 कहां पर हुआ? मैक्सिको के हार्मोसिलो में। क्लियर? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय तीरंदाज को रजत पदक मिला? तो याद रखिएगा, उनका नाम है प्रथमेश समाधान जावकर। क्या नाम है? प्रथमेश समाधान जावकर। क्लियर है? तो जैसा भी आपने देखा कि तीरंदाजी विश्व कप फाइनल्स 2023 जो कि मैक्सिको के हार्मोसिलो में हुआ, इसमें 1 पदक केवल जीता था भारत ने, वो भी रजत पदक। और वो रजत पदक दिलाने वाले कौन से खिलाड़ी हैं? तो उनका नाम है प्रथमेश समाधान जावकर। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि डायमंड लीग 2023 के फाइनल का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे, डायमंड लीग 2023 के फाइनल का आयोजन अमेरिका के यूजीन ओरेगॉन में किया गया। क्लियर है? तो याद रखेंगे, अमेरिका के यूजीन ओरेगॉन में डायमंड लीग 2023 के फाइनल का आयोजन किया गया। कहां पर? अमेरिका के यूजीन के ओरेगॉन में। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस एथलीट ने जीता? तो याद रखेंगे, चेक गणराज्य के खिलाड़ी हैं जिनका नाम है जैकब वाडलेज। क्या नाम है? जैकब वाडलेज। और कहाँ के हैं? चेक गणराज्य के। और इन्होंने पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। क्लियर? और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि इस स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? तो याद रखेंगे, भारत के नीरज चोपड़ा ने। क्लियर है? तो याद रखेंगे, भारत के नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता और पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक चेक गणराज्य के जैकब वाडलेज ने जीता। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी किसने की? तो याद रखेंगे, बास्केटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया ने की। और अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ये जो बास्केटबॉल विश्व कप 2023 था, जिसकी मेजबानी फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया ने की, इसमें कौन सी टीम विजय हासिल की? कौन सी टीम चैंपियन बनी? तो याद रखिएगा, बास्केटबॉल विश्व कप 2023 में जर्मनी चैंपियनशिप बनी और याद रखिएगा, पहला खिताब है जर्मनी का। ये क्लियर है? तो स्पष्ट याद रखेंगे, बास्केटबॉल विश्व कप 2023 में जर्मनी की टीम जो है चैंपियन बनी और ये इसका पहला खिताब था। और बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का आयोजन फिलीपींस, जापान और इंडोनेशिया में किया गया। क्लियर? अगला देख लीजिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूएस ओपन टेनिस 2023 में पुरुष एकल स्पर्धा में कौन चैंपियन बना? तो याद रखिएगा, जो यूएस ओपन टेनिस 2023 था, इसमें नोवाक जोकोविच किस देश के हैं? सर्बिया के। इन्होंने पुरुष एकल स्पर्धा में चैंपियनशिप हासिल की। क्लियर है? तो याद रखेंगे, सर्बिया के नोवाक जोकोविच, इन्होंने यूएस ओपन टेनिस 2023 में पुरुष एकल स्पर्धा में चैंपियनशिप हासिल की। क्लियर? अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यूएस ओपन टेनिस 2023 की महिला एकल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता? ठीक है? तो याद रखेंगे, पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट किसने जीता? अमेरिका के कोको गॉफ ने। किसने? अमेरिका के कोको गॉफ ने। तो याद रखेंगे, अमेरिका की खिलाड़ी है कोको गॉफ, जिन्होंने यूएस ओपन टेनिस 2023 में महिला एकल स्पर्धा में अपना पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता। क्लियर? तो स्पष्ट याद रखेंगे, क्या नाम है? कोको गॉफ। अगला देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो 132वां डूरंट कप 2023 था, इसमें कौन सी टीम विजेता बनी? तो याद रखेंगे, विजेता बनी है मोहन बागान सुपर जायंट। क्लियर? कौन सी टीम विजेता बनी? मोहन बागान सुपर जायंट। किसमें? 132वें डूरंट कप 2023 में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किंग्स कप का संबंध किस खेल से? तो याद रखेंगे, किंग्स कप का संबंध भी फुटबॉल से। क्लियर? तो याद रखेंगे, डूरंट कप का संबंध भी फुटबॉल से और किंग्स कप का संबंध भी फुटबॉल से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किंग्स कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे, थाईलैंड में किंग्स कप 2023 का आयोजन किया गया। और डूरंट कप का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 132वां डूरंट कप का आयोजन भारत में कोलकाता, गुवाहाटी और कहाँ पर? कोकराझार में किया गया। क्लियर? और जीत कौन सी हासिल की थी टीम 132वें डूरंट कप में? मोहन बागान सुपर जायंट ने। क्लियर? अगर हम ये बात कर लें कि थाईलैंड में जो
किंग्स कप 2023 था, किंग्स कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है, इसमें कौन सी टीम जीती? तो याद रखेंगे किंग्स कप 2023 इराक की टीम ने जीता। किस टीम ने? इराक की टीम ने किंग्स कप 2023 जीता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में। कहाँ पर? इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया गया इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में। अब अगला प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा में इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 100 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का आयोजन हुआ, इसमें पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब किसने जीता? तो याद रखेंगे इसमें पुरुष एकल स्पर्धा का खिताब भारत के किरण जॉर्ज ने जीता। क्लियर? किसने जीता? भारत के किरण जॉर्ज ने। और अगर प्रश्न इस तरह पूछ लिया जाए कि भारत के किरण जॉर्ज किस खेल से संबंधित हैं, तो सीधा आप जवाब देंगे बैडमिंटन से। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि टाटा स्टील शतरंज भारत रैपिड और ब्लिट्ज 2023 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो याद रखेंगे टाटा स्टील शतरंज भारत रैपिड और ब्लिट्ज 2023 का आयोजन कोलकाता में हुआ। कहाँ पर? कोलकाता में। और याद रखिएगा पुरुषों की रैपिड स्पर्धा खिताब को किसने जीता? तो याद रखेंगे पुरुषों की रैपिड स्पर्धा खिताब को फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लाग्रेव ने जीता। किसने? मैक्सिम वाचियर लाग्रेव ने, जो कि फ्रांस के हैं, इन्होंने पुरुषों की रैपिड स्पर्धा को जीता। क्लियर? लेकिन अगर हम आपसे ये बात कर लें कि पुरुषों की ब्लिट्ज स्पर्धा को किसने जीता, तो याद रखिएगा पुरुषों की ब्लिट्ज स्पर्धा को अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक ने जीता। किसने? अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक ने। और अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक के कहाँ के खिलाड़ी हैं? रूस के। क्लियर? अगला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि महिलाओं की रैपिड स्पर्धा को किसने जीता? तो याद रखिएगा महिलाओं की रैपिड स्पर्धा को दिव्या देशमुख ने जीता। ये कहाँ की है? भारत की। क्लियर? तो ये पूरी बात आपको ध्यान में रखना है। मैं एक लाइन में समराइज इसको कर रहा हूँ कि टाटा स्टील शतरंज भारत रैपिड और ब्लिट्ज 2023 का आयोजन कोलकाता में हुआ। इसमें पुरुषों की रैपिड स्पर्धा को मैक्सिम वाचियर लाग्रेव ने जीता। और ये जो मैक्सिम वाचियर लाग्रेव है ये फ्रांस के हैं। वहीं महिलाओं की रैपिड स्पर्धा को भारत की दिव्या देशमुख ने जीता और पुरुषों की ब्लिट्ज स्पर्धा को रूस के अलेक्जेंडर ग्रिश्चुक ने जीता। क्लियर? तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पहले हॉकी 5S एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? क्लियर? तो याद रखेंगे पहले हॉकी 5S एशिया कप 2023 का आयोजन ओमान के सलालेह में हुआ। कहाँ पर? ओमान के सलालेह में। क्लियर? तो याद रखेंगे ओमान के सलालेह में पहले हॉकी 5S एशिया कप 2023 का आयोजन किया गया। और कब किया गया? 25 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के बीच। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पुरुष हॉकी 5S का खिताब किस टीम ने जीता? तो याद रखिएगा पुरुष हॉकी 5S खिताब भारत ने जीता। क्लियर? और महिला हॉकी 5S का खिताब किसने जीता? ये भी भारत ने जीता। क्लियर? तो ये दोनों बातें याद रखेंगे कि पहले हॉकी 5S एशिया कप 2023 का आयोजन ओमान के सलालेह में, और पुरुष हॉकी 5S का खिताब भारत ने, और महिला हॉकी 5S का खिताब भी भारत ने ही जीता है। क्लियर? तो ये सारी बातें आप खेल के संदर्भ में याद रखेंगे। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है और इस प्रकार घटना चक्र दृष्टि 2024 का जितना भी वन लाइनर पार्ट है वो सभी कंप्लीट करा दिया गया है। आप लोगों की लगातार ये डिमांड रही है कि घटना सार के कुछ पॉइंट्स छूट गए, मैंने कुछ पार्ट छूट गए। छूटा कुछ नहीं है, मैंने आपको लगातार इस बात से अवगत कराया कि जैसे ही घटना चक्र का ये वन लाइनर पार्ट कंप्लीट हो जाएगा वैसे ही आपको हम आर्थिकी वाला पार्ट निश्चित रूप से करा देंगे। देखिए हुआ ये कि अगला टर्म आर्थिकी का ही था, उसी बीच घटना चक्र की ये मैगजीन आ गई, तो चूंकि इसका वन लाइनर पार्ट अगर आपको दे दिया जाएगा तो आप इसको एक बार कवर कर लेंगे ताकि एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा और फिर मैं उसके बाद आर्थिकी को निश्चित रूप से कंप्लीट करा दूंगा। आर्थिकी के लेट आने का कारण ये था कि मेरा ये मानना था कि उसको एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। क्लियर? बस एक ही रीजन था, वो 22 पेज का है, उसको मैं एक ही लेक्चर में और बहुत एक सही एक 360 डिग्री में उसको आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें। क्लियर? शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।